वेलकम टू द करंट सेशन ऑफ AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। बच्चों, इस करंट सेशन में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों है, लेकिन आपके स्टडी मेट में अगर आप देखें तो बहुत थोड़ा सा दे रखा है AS15 के बारे में और पूरा थ्योरेटिकल है। और जो दो क्वेश्चन भी है आपके मॉडल में तो वो दोनों भी थ्योरी के हैं, लेकिन एग्जाम्स में जो पास एग्जामिनेशन का अगर हम ट्रेंड देखें तो 3 बार इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुका है और तीनों बार वो क्वेश्चन सेम था, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान को लेकर। वो तीनों क्वेश्चन आज हम इस करंट सेशन में करेंगे। इसमें ये अगले हो सकता है AS15 हम एक ही क्लास में ओवर करें, हो सकता है 2 लेक्चर इसके ऊपर लगें। तो अगर हम सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं तो वो 3 क्वेश्चन हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। इट डिपेंड्स। बस मैं आपको ये बता रहा था कि AS15 आपके स्टडी बेड में थ्योरेटिकल है, थ्योरी बेस्ड है, और जो 2 क्वेश्चन स्टडी बेड के अंदर हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, वो दोनों थ्योरी हैं, दोनों थ्योरी के क्वेश्चन है। आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था कि जो स्टडी नोट नंबर 5 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 27 तक जो क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों AS11 में थे, फिर 4, 5, 6 ये AS12 में थे। तो जो AS15 इसमें क्वेश्चन 1 से स्टार्ट नहीं होगा, क्वेश्चन 7 से स्टार्ट होगा। तो 1, 2, 3 जब AS11 में आए तो AS12 में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4, 5, 6 थे। इसी तरह से 11, 12 के बाद अब ये 15, इसमें 7 और 8 है। इसके बाद जब आप AS16 करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होगा, राइट। चलो बच्चों, तो AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एम्प्लॉय बेनिफिट्स को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयज को। AS बढ़ा रही हैं, अगर हम अपने सिलेबस के रेस्पेक्टिव सिलेबस के अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 45 मिनट्स टू 1 आवर मैक्सिमम ये AS खत्म हो सकता है। देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा कि AS15 डील करता है इस एम्प्लॉय बेनिफिट्स में, तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स को डिस्कस करने से पहले हम एम्प्लॉय को डिस्कस करेंगे कि हु इज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन है। देखो बच्चों, जब एक कंपनी में जो लोग काम करते हैं, जो एक कंपनी का स्टाफ होता है, चाहे वो एक लेबर हो, कैजुअल स्टाफ हो, परमानेंट हो, लेबर क्लास हो या मैनेजरियल पर्सनल हो, ये सब एम्प्लॉयज कहलाते हैं कंपनी के, और इन सब के ऊपर AS15 एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज से बात हो रही है। कंपनी का लेबर क्लास, जो लेबर स्टाफ है कंपनी का, कंपनी के जो सुपरवाइजर्स हैं, कंपनी के जो दूसरे स्टाफ एम्प्लॉयज हैं, कंपनी का जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, और जो कंपनी का मैनेजरियल पर्सनल, जो मैनेजरियल स्टाफ है, वो सब इसमें कवर्ड है AS15 के अंदर। अब बात आती है एम्प्लॉय बेनिफिट्स की। इन एम्प्लॉयज को कंपनी जो भी बेनिफिट देगी इनकी सेवाओं के बदले में, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को क्या देती है? बेनिफिट। बेनिफिट से मतलब, बेनिफिट्स लेके परेशान मत होइएगा, बेनिफिट से मतलब वेजेस एंड सैलरीज है। और कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स 2 तरह से दे सकती है, कैश में और काइंड्स में। कंपनी जब वेजेस सैलरीज एम्प्लॉइज को कैश में पे करती है तो ये कैश बेनिफिट्स हैं। और इन्हीं के साथ आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, डायरेक्ट टैक्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, इनकम फ्रॉम सैलरी, और वहां पर आपने पढ़े होंगे परक्यूजेट्स अलाउंसेस। कंपनी अलाउंसेस नॉर्मली कैश में और परक्यूजेट्स काइंड्स में प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉइज को, वो दोनों इसके अंदर कवर्ड है क्योंकि वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स का पार्ट है। अब कंपनी अपने एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस दे या मेडिकल फैसिलिटी दे। अगर मेडिकल अलाउंस के नाम पर कैश प्रोवाइड करा तो ये कैश बेनिफिट हुआ। अगर मेडिकल केयर दे दी, कंपनी ने अपने हॉस्पिटल में अपने एम्प्लॉइज को एक ट्रीटमेंट की फैसिलिटी दे दी, तो ये फिर काइंड्स में है। जैसे मान लीजिए कि एक घर के लिए एक अलाउंस मिला, हाउस रेंट अलाउंस मिला, तो ये कैश में है। और अगर रेंट फ्री हाउस मिल जाए तो ये काइंड्स में हुआ, ये एक परक्यूजेट है। तो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो कैश और काइंड्स दोनों में प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है सीमित नहीं है कि एम्प्लॉय से मतलब वही व्यक्ति जो कंपनी में नौकरी करेगा बस उसी को फायदे पहुंचाए जाएंगे, नहीं। कंपनी में जो पर्सन नौकरी करता है, जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, वो तो कंपनी का डायरेक्ट तो एम्प्लॉय है। लेकिन अगर कंपनी उसके स्पाउस को, उसके चिल्ड्रन को, बच्चों को, उसके लाइफ पार्टनर को या उसके माता पिता को या जो भी उस पर डिपेंडेंट है, अगर उनको भी कोई बेनिफिट प्रोवाइड करती है तो ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट की परिभाषा में कवर होगा। तो कंपनी अगर जैसे मान लीजिए कोई ट्रैवल फैसिलिटी देती है एम्प्लॉय को और उसके परिवार के सब लोगों को, तो कंपनी का जो भी एक्सपेंस होगा इस पूरे फैमिली को ट्रैवल फैसिलिटी, घूमने की जो फैसिलिटी दी, और जो भी इसके लिए कंपनी ने कैश या काइंड्स में जो कुछ भी प्रोवाइड करा इस एम्प्लॉय को और इसके परिवार के लोगों को, ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है।
अगर इसके बच्चों की एजुकेशन फ्री है या बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ अलाउंस मिलता है, तो कैश में मिले या काइंड्स में जो भी मिले, ये एक एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है। तो एम्प्लॉय से मतलब तो हमारे के सारे ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, एम्प्लॉय से हमारा मतलब है। और इसको अगर मैं डिटेल में समझाऊं तो एम्प्लॉय यहाँ पर सभी प्रकार के एम्प्लॉय इसमें डेफिनेशन में कवर्ड हैं। फिर वो चाहे अपर क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे लोअर क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे वो कंपनी का एक टॉप लेवल का मैनेजर हो, कंपनी का डायरेक्टर हो, मैनेजरियल पर्सनल हो, या फिर वो कंपनी का एक लेबर स्टाफ हो जो मशीन्स पे खड़े होकर काम कर रहा है, जो प्रोडक्शन में काम कर रहा है वो हो। तो किसी भी प्रकार की एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगी वो AS 15 में कवर्ड होगी, एम्प्लॉय की परिभाषा में कवर होगी। और एम्प्लॉय बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया कि कंपनी वेजेस सैलरीज पे करे, कोई पेड एनकैशमेंट लीव दे, कोई एनुअल लीव, पेड एनुअल लीव मिले, या कोई फैसिलिटीज मिले, परक्विजिट्स हों, अलाउंसेस हों, ये सब एम्प्लॉय बेनिफिट। और एम्प्लॉय बेनिफिट सिर्फ एम्प्लॉय तक सीमित नहीं है, उसके परिवार वालों पर भी जाएगा। अगर कंपनी एम्प्लॉय के स्पाउस को, उसके चिल्ड्रन को, उसके फादर मदर को, मतलब पेरेंट्स को, या उसके किसी और डिपेंडेंट को अगर कोई बेनिफिट पहुंचाती है तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट की परिभाषा में कवर होगा। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को 4 प्रकार के बेनिफिट देती है। उससे पहले एक बात और बता दूं कि जो AS 15 है ये इन नेचर मैंडेटरी है। इट इज मैंडेटरी इन नेचर टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, राइट बच्चों। अब एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो 4 प्रकार के हैं: शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और टर्मिनेशन बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का मतलब है कि करंट ईयर, जैसे मान लीजिए करंट ईयर 2021 है, तो करंट ईयर में और करंट ईयर के बाद, जब करंट ईयर एंड हो गया 31 मार्च 2021 को, ये अज्यूम कर लीजिए, बिल्कुल लेटेस्ट बात करते हैं कि करंट ईयर 21-22 है। अब 1 अप्रैल 2021 को करंट ईयर शुरू हुआ जो कि 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। करंट ईयर में 2021-22 में कंपनी अपने एम्प्लॉय को जो भी फैसिलिटीज, परक्विजिट्स, एमिनिटीज, बेनिफिट्स देगी वो एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा और ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा। कंपनी अगर करंट ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च 2022 को कुछ बेनिफिट अनाउंस करती है, करंट ईयर में कुछ बेनिफिट अनाउंस करती है जो अभी कंपनी ने कैश में पे नहीं कर, लेकिन वो पेबल है विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी कि 31 मार्च, करंट ईयर दोबारा याद रखिएगा 21-22 है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 में जो कंपनी ने एम्प्लॉय बेनिफिट्स कैश में पे करे, अब चाहे वो डायरेक्टली कैश एम्प्लॉय को दिया हो या उसको कोई परक्विजिट कोई बेनिफिट परचेस करके दिया हो, कंपनी ने एम्प्लॉय को कैश में दिया या काइंड में दिया, छोड़िए कंपनी के पॉकेट से कैश निकला है, तो ये तो करंट ईयर में एक प्रकार का कंपनी ने बेनिफिट दे दिया, तो ये तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट में आएगा। लेकिन अगर कंपनी करंट ईयर में या करंट ईयर के एंड तक 31 मार्च 2022 तक कोई बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए अनाउंस करती है जो कि पेबल है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, यानी कि 2022 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, अब करंट ईयर पूरा कवर्ड है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में, और 31 मार्च के बाद जो अगला साल है, अगले 12 महीने, वो भी कवर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में 2 साल कवर होते हैं, एक तो करंट ईयर और एक अगला साल नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि करंट ईयर में 21-22 में जो पे करा वो भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, और 21-22 में करंट ईयर 2021-22 में जो बेनिफिट प्रपोज करा, अनाउंस करा, जो कि पेबल है अगले 12 महीने के अंदर, यानी कि 31 मार्च 2023 से पहले तक, तो ये भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा। फिर ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है समझ जाइए आप, ये करंट ईयर 21-22 छोड़ दीजिए, करंट ईयर के एंड के बाद अगले 12 महीने छोड़ दीजिए 22 और 23, 1 अप्रैल 23 के बाद जो बेनिफिट मिलेगा, अगर हम आज के रेस्पेक्टिव देखें तो ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यानी कि अब करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर के एंड तक शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, और 2 साल बाद एक भी दिन अगर आगे जाता है और उसकी प्लानिंग अगर अभी से होती है तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तीसरा था पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या हैं, ये हम समझ गए होंगे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट नौकरी के बाद, यानी कि नौकरी खत्म होने के बाद जब एम्प्लॉय काम छोड़ देता है, जब उसको रिटायरमेंट मिल जाती है, तो रिटायरमेंट के बाद जो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, लाइक पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड। ये सब क्या है? पीएफ, हम नौकरी के बीच में भी पीएफ के अगेंस्ट में लोन लिया जाता है, पीएफ को विड्रॉ किया जाता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन पीएफ का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है कि ये आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर हम पेंशन की बात करें तो ये तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि पेंशन तो तभी मिलेगी जब एम्प्लॉय जॉब से रिटायर हो जाएगा।
ग्रेचुटी नॉर्मली ग्रेचुटी कब मिलती है? एम्प्लॉयमेंट के बाद। तो ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं। कंपनी कई बार अपने एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर उनकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। अब वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब मिलती है उनको? या तो डेथ और कंप्लीशन ऑफ द पीरियड विच एवर इज अर्लियर, या कोई ट्रस्ट बनाई जाती है जहां पर उनको एक ट्रस्टी को अपॉइंट करके उनके बिहाफ पर एक फंड को एक्यूमुलेट किया जाता है और ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट फंड होगा। तो कंपनी इस तरह से अलग अलग प्रकार से अपने एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट के बाद भी कि वो अच्छे से सर्वाइव करें, एक बेटर लिविंग वो जिए, इसके लिए कंपनी उनको उनके बेनिफिट्स का प्रोविजन बनाती है। दीज आर कॉल्ड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। लास्ट था बच्चों टर्मिनेशन बेनिफिट। अगर कंपनी रिटायरमेंट एज से पहले किसी एम्प्लॉय को, किसी स्टाफ को अपनी ये कहती है कि अभी तुम अब टर्मिनेशन ले लो, तुम जॉब छोड़ दो, और क्योंकि अब कंपनी में इतना काम नहीं है, तुम जॉब अगर चाहो तो जॉब छोड़ सकते हो, हम तुम्हें एक लमसम प्रोवाइड करते हैं, तुम जब तक अगली नौकरी कहीं पर लेते हो तब तक तुम्हारी सर्वाइवल के लिए, तुम्हारी फैमिली के सर्वाइव के लिए हम तुम्हें एक बड़ा एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। तो ये अमाउंट अगर तुम राजी होते हो नौकरी छोड़ने के लिए तो हम ये अमाउंट तुम्हें दे देंगे। तो ये टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉय खुद भी एम्प्लॉयर के आगे ये प्रपोजल रख सकता है कि वो नौकरी छोड़ना चाहता है, और कंपनी अगर उसको एक अमाउंट पर्टिकुलर पे कर दे तो वो जॉब छोड़ सकता है। तो ये एक प्रपोजल एम्प्लॉय की तरफ से भी कंपनी के लिए हो सकता है, और ये एक ऑफर कंपनी की तरफ से भी एम्प्लॉय के लिए हो सकती है। तो ये टू वे है, तो कोई भी पहले प्रपोज कर सकता है, या तो एम्प्लॉय कंपनी के सामने ये और प्रपोजल रखे कि वो नौकरी छोड़ना चाहता है और कंपनी उसके बदले में उसे कुछ बेनिफिट दे दे, या कंपनी उसको एक ऑफर दे कि अगर तुम नौकरी छोड़ते हो तो हम तुम्हें ये लमसम अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों केस में कंपनी जो अमाउंट पे करेगी, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन बेनिफिट्स। अब आती है बात इनके बच्चों इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, कि इन चारों बेनिफिट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। चलो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर जाने से पहले हम थोड़ा सा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, और जो कुछ मैंने अब तक आपसे डिस्कस करा कहीं ये भूल ना जाएं आप, और आगे कहीं इसको रिलेट ना कर पाएं तो पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। राइट, एक हल्का सा मैं आपको एक यहाँ पर हिंट दे देता हूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, लेकिन इसके बाद डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ नोट्स बनाएंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हम इसका लेखांकन कैसे करेंगे? जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं जो कंपनी पे करती है करंट ईयर में, या प्रोमिस करती है, कोई प्रोविजन बनाती है अगले 12 महीने में पे करने का। याद रखिएगा, अगर करंट ईयर 21-22 है तो जो 21-22 में कंपनी पे कर देगी अपने एम्प्लॉय को कैश में या काइंड्स में, ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स है। और जो कंपनी प्रपोज करेगी, जिनका प्रोविजन बनाएगी करंट ईयर में कि ये पे होंगे अगले 12 महीने के अंदर, यानी कि 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक, इसके आगे नहीं। तो करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर में जो पेड है और पेबल हैं, ये सब के सब शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है तो ये सीधा सीधा रेवेन्यू एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में जाएंगे। आप बच्चों ने स्टडी नोट नंबर 2 पढ़ा होगा। स्टडी नोट नंबर 2 आपके सीएमबी इंटर ग्रुप 2 के अंदर, जिसका नाम था प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि अभी जो नया फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट 2013 में, जो फॉर्मेट है कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें वेजेस और सैलरीज के नाम से अब कुछ नहीं आता। एक्सपेंसेस में आप देखेंगे जो भी वेजेस और सैलरीज और जो भी परक्विजिट्स अलाउंसेस हैं, जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, उनका नाम अब यही है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। आप इसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस कहिए या सिर्फ एम्प्लॉय बेनिफिट्स कहिए, एक ही बात है। अच्छा जरा बताइए 11वीं क्लास में आप क्या पढ़कर आए? जरा सैलरी पे करने की एंट्री पास कीजिए। आप अगर कोई आपसे कहे कि सैलरी पे करने की एंट्री पास करो तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर इस सैलरीज को आप पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं ईयर एंड में, और क्या एंट्री पास करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। तो सैलरी कैंसिल हो जाता है। किसी भी एक्सपेंस को लेकर आपको मालूम होगा 2 जनरल एंट्रीज पास होती हैं, एक एक्सपेंस को पे करने की और दूसरी एक्सपेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करने की। जब आप एक्सपेंसेस को पे करते हैं तो जनरल एंट्री पास करते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब इसको पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं तब आप एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। पहले जब एक्सपेंसेस को पे करा, एक्सपेंसेस को डेबिट करा, और जब पीएनएल में ट्रांसफर करा तो एक्सपेंसेस को क्रेडिट करा, एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंसेस क्रेडिट, कैंसिल, बचा क्या? पीएनएल अकाउंट डेबिट क्योंकि वो एक्सपेंस है, और बैंक अकाउंट क्रेडिट क्योंकि पैसा आपने पे करा है।
ठीक है। अब ये एंट्री पास नहीं होती कंपनीज में। अब कंपनीज में हम सैलरी को लेकर क्या एंट्री पास करते हैं, एक्सपेंस, मैंने एक जनरल वर्ड यूज करा, लेकिन सैलरी की बात करूं तो हम सैलरी की एंट्री अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछेंगे तो एंट्री यही पास करेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब P&L में ट्रांसफर करेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। अब ऐसा नहीं होता कंपनीज में। अब कंपनीज में सैलरी की जगह पर आता है इंप्लॉय बेनिफिट्स, और एंट्री पास होती है सैलरी पे करने की इंप्लॉय बेनिफिट्स अकाउंट डेबिट या फिर इंप्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बात समझ आ रही है आपको? आप देखिएगा कंपनी का P&L अकाउंट, कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें अब सैलरी और वेजेस से शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। अब वहां पर इनकी जगह पर इस्तेमाल होता है इंप्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस का। ठीक है, तो अब सैलरी पे करने की एंट्री होती है इंप्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जब ये P&L में ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इसकी जो क्लोजिंग एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंप्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस अकाउंट। ये तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं जो कैश में पे हुए, और जो नहीं पे हुए, जैसे बोनस पे होना है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, अगले 12 महीनों के अंदर बोनस पेबल है, या कोई और फैसिलिटी एमिनिटीज के लिए कुछ प्रोविजन बनाया गया, तो अगर एक्सपेंसेस पेड हैं तो ठीक है, अगर पेबल हैं तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में हम इसका प्रोविजन बनाएंगे। अगर इंप्लॉय बेनिफिट को कैश में पे करा है कंपनी ने तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर अभी नहीं पे करा, पे करेंगे लेकिन इसका प्रोविजन बनेगा, तो इसकी एंट्री पास होगी बच्चों इंप्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस। दोबारा सुनिएगा, आप कंपनी चाहे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कैश में पे करे या प्रोविजन बनाए, डेबिट तो इंप्लॉय बेनिफिट ही होगा। कंपनी इंप्लॉय बेनिफिट्स पे कर दे या पे करेगी, पेबल है, पेड हो चाहे पेबल हो, डेबिट तो इंप्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस ही होगा। क्रेडिट क्या होगा, अगर पे करा तो टू बैंक अकाउंट, नहीं पे करा तो प्रोविजन बनेगा। पे करा तो टू बैंक, नहीं पे करा तो टू प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, जो कि नेक्स्ट ईयर रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में हम इसकी रिवर्स कर देंगे, इसको उल्टी एंट्री पास करके कैंसिल करेंगे, क्योंकि अगले साल तो ये पे होना ही है। राइट बच्चों, चलो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय मैं आपको बताना ही चाहता था, ये सब एंट्रीज आपके सिलेबस में नहीं है, आपके स्टडी मेट में नहीं दे रखी। बताना ये था आपको कि जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं ये बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू एक्सपेंस है जो कि P&L के डेबिट में जाता है। इसके बाद था लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स कंपनी 3, 4, 5 साल बाद का बेनिफिट का प्रोविजन बना रही है। कंपनी को अपने एम्प्लॉय को 5 साल 8 साल बाद कोई बेनिफिट पहुंचाना है, लेकिन ये 5 साल पहले डिसाइड हो गया कि हाँ 5 साल बाद ये बेनिफिट देना है तो ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स है। इसके लिए एक्चुअरीज की मदद ली जाती है, एक्चुअरियल साइंस की मदद ली जाती है, डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज किया जाता है, एक्चुअरियल वैल्यूएशन होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के थ्रू जब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि 5 साल बाद जो बेनिफिट देना है उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, कितना हम अपने बिजनेस से विड्रॉ करें, कंपनी कितना विड्रॉ करे बिजनेस से रेगुलर बेसिस पर हर साल, कि वो इसे कहीं इन्वेस्ट करे और इतना अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाए कि बेनिफिट एम्प्लॉय को दिया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कंफ्यूज ना हो तो एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स। कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि देखो अगर तुम 5 साल जॉब में कंटिन्यू रहते हो, वो जो एम्प्लॉय है वो एक स्किल्ड एम्प्लॉय है, बेसिकली एक प्रोफेशनल है। मिस्टर एक्स जो एक प्रोफेशनल है, स्किल्ड एम्प्लॉय है, और कंपनी को लगता है कि इनसे हमें बहुत फायदा मिल सकता है। अगर ये हमारे पास 3, 4 साल 5 साल टिक गए तो इनकी जो वर्थ है, इनके पास जो नॉलेज है उसको हम पूरी तरह से मेटलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कंपनियां उस अपने एक एम्प्लॉय को रोकने के लिए, जैसे 3 साल कंपनी चाहती है कि एटलीस्ट ये 3 साल रुके, तो इस एम्प्लॉय से हम अपने जो इसके अंडर में जो ट्रेनीज होंगे उनको हम ये उनको ट्रेन करेगा, और जब ये ट्रेनिंग देगा अपने ट्रेनीज को तो एक बड़ा एम्प्लॉयज का ग्रुप तैयार होगा जिनके पास इसकी जैसी नॉलेज होगी। तो कंपनी ने अपने इस एम्प्लॉय को, जो कि एक स्किल्ड एम्प्लॉय था और कंपनी के लिए वर्थ वाइल था, तो कंपनी ने उसको ये ऑफर दी कि 3 साल अगर तुम कंटिन्यूसली जॉब में रहे तो हम 3 साल बाद तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। अब कंपनी मिस्टर एक्स से कहती है कि 3 साल लगातार जॉब में रहो, 3 साल से पहले जॉब मत छोड़ना, तो 3 साल बाद तुम्हें 10 लाख मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। ये एग्जाम्पल है लॉन्ग टर्म, क्योंकि यहां पर 3 साल की बात आ गई। 3 साल, 2 साल से ज्यादा, तो 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल या कोई भी इस तरह का बेनिफिट देने का प्रॉमिस करना अपने एम्प्लॉय को, ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कहलाता है।
अब कंपनी क्या करेगी, 3 साल बाद कंपनी को 10 लाख रुपए देने हैं, या कुछ ऐसी फिगर लेते हैं जो 3 से डिवाइड हो जाए। कंपनी ने उसको 12 लाख रुपए देने के लिए कहा। कंपनी अपने एम्प्लॉय को 12 लाख रुपए दे रही है 3 साल बाद, सैलरी और वेजेस के अलावा। सैलरी, वेजेस, परक्विजिट्स, फैसिलिटीज, एमिनिटीज और अलाउंसेस सब एज यूजुअल मिलते रहेंगे 3 साल तक। ये उनके ओवर एंड अबव, उनके अलावा है। 12 लाख रुपए का प्रपोजल, सब कुछ जो मिलता था वो मिलेगा, उसके अलावा 12 लाख ओवर एंड अबव एडिशनल अमाउंट है जो कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी 3 साल अगर वो लगातार जॉब में रहे। अब जब कंपनी जानती है कि 3 साल बाद ये अमाउंट हमें देना है, तो 3 साल का इंतजार क्यों किया जाएगा? 3 साल बाद एकदम से कैसे विड्रॉ होगा बिजनेस से 12 लाख? तो कंपनी इसको 3 साल से डिवाइड करके 4 लाख 4 लाख 4 लाख कर लेगी, और पहले साल से ही 4 लाख पीएनएल से अलग करके कहीं इन्वेस्ट करेगी, ताकि वो 3 साल बाद इतना एक्यूमुलेट हो कि 12 लाख बन जाए और वो इस एम्प्लॉय को पे हो। यहाँ पर कितना बिजनेस से निकालें कि उसे, और इसे कहाँ पर इन्वेस्ट करें और कितना उस पर रिटर्न मिलेगा, कि वो सब प्लस होने के बाद अमाउंट 12 लाख बने। इसके लिए हम एक्चुअल साइंस की मदद लेते हैं और एक्चुअरीज इसकी वैल्यूएशन करते हैं, और इसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर को यूज किया जाता है। ये हम पढ़ेंगे। ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का, और जो भी पर ईयर हर साल जो भी पीएनएल से विड्रॉ करके इन्वेस्ट किया जाएगा वो रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा, जो कि पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा। इसके बाद था बच्चों तीसरा, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद जो बेनिफिट मिलेंगे, जैसे पेंशन है, जैसे ग्रेजुटी है। कंपनी इसके लिए 2 काम कर सकती है, या तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बनाए या डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम आगे जाएंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है बच्चों पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का है कि कंपनी या तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बनाए अपने पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने के लिए एम्प्लॉइज को, या डिफाइंड बेनिफिट प्लान बनाए। और इसके बाद जैसे ये हम डिस्कस करेंगे बाद में, 4th बेनिफिट था टर्मिनेशन बेनिफिट। अगर कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाल देती है और उसके सामने ये ऑफर रखती है कि अगर तुम जॉब छोड़ दो तो ये लम सम अमाउंट हम आपको अभी दे देंगे, एम्प्लॉय राजी है, उसे लगता है कि एक बड़ा कंपनी में काम भी नहीं है, फ्यूचर मेरा यहाँ पर ब्राइट नहीं है, तो क्यों ना मैं लमसम लेकर नौकरी छोड़ दूं, और इतना बड़ा अमाउंट है कि इसके खर्च होने से पहले मुझे और कहीं नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसे में अगर एम्प्लॉय राजी होता है और कंपनी वो छोड़ देता है, तो और कंपनी उसको एक बड़ा अमाउंट पे करती है, तो कंपनी जो भी अमाउंट पे करेगी इस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर, इसे हम वीआरएस कहते हैं। वीआरएस का मतलब फुल फॉर्म इसकी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो कंपनी वीआरएस में अपने एम्प्लॉय को जॉब छोड़ने के बदले में जो लमसम पे करती है इसको रेवेन्यू एक्सपेंस मानती है, और रेवेन्यू एक्सपेंस मानकर ये एंटायर अमाउंट पीएनएल अकाउंट में डेबिट में चला जाता है। तो बच्चों एक ओवरव्यू था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। चलो अब जल्दी से रजिस्टर ओपन करो और मेरे साथ साथ नोट्स बनाना शुरू करो। राइट, सबसे पहले पेज पर सबसे ऊपर लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो आपको स्क्रीन पर विजिबल भी है। चलो फर्स्ट पेज पे लिखिएगा हु इज एन एम्प्लॉय। मैंने आपसे पहले जब ये AS15 शुरू करा था, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एम्प्लॉय कौन होता है ये डिस्कस कर लें बच्चों। तो ये पूरा जो फ्लो चार्ट है ये एम्प्लॉय की परिभाषा है, और ये एम्प्लॉय की वो परिभाषा है जो AS15 के अंदर कवर्ड है। तो अपने फर्स्ट पेज पे लिखिएगा हु इज एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन होता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस स्टैंडर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ AS15 एम्प्लॉय इंक्लूड्स होल टाइम डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट पर्सोनल। तो ये तो कंपनी का क्रीम स्टाफ आ गया, जो कंपनी का स्किल्ड स्टाफ है, जो कंपनी का टॉप लेवल का जो मैनेजरियल स्टाफ है, ये तो वो है। एम्प्लॉय इंक्लूड्स होल टाइम डायरेक्टर्स, इनके फुल टाइम डायरेक्टर एंड द मैनेजमेंट पर्सोनल। नोट, अब इसके बाद जो नोट है नीचे उसमें ये बताया गया कि इनके अलावा जो बाकी के भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं, या जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, या जो कंपनी का लेबर है, जो कंपनी की लेबर जो फैक्ट्री में काम करती है, सब के सब इस AS15 में इंक्लूडेड हैं। देखिए नीचे नोट, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स। किसी भी प्रकार का एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होगा तो वो इसमें इंक्लूडेड है बच्चों। तो एम्प्लॉय इंक्लूड्स होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट पर्सोनल एंड
इट इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स, सभी प्रकार के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो भी रिलेशनशिप्स हैं, यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर और उसमें किसी भी लेवल का कोई भी एम्प्लॉय है, किसी भी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय इंक्लूडेड है AS 15 के दायरे में, उसका जो एक कवर्ड है, जो AS 15 है उसके अंदर कवर होते हैं सभी प्रकार के एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स। इसके बाद बच्चों व्हाट आर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये कैश और काइंड्स में होते हैं और इसमें वेजेस, सैलरीज, परकेजेट्स, अलाउंसेस सब आते हैं। और बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिले डायरेक्टली वो भी एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है, और जो एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स हैं एम्प्लॉय के ऊपर, जो उसका स्पाउस है या उसके चिल्ड्रन, उसके पेरेंट्स हैं या जो उस पर और भी कोई डिपेंडेंट है, तो वो सब भी एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है। अगर उनको भी कंपनी को बेनिफिट देती है तो ये एम्प्लॉय को ही दिया गया बेनिफिट माना जाएगा। What are employee benefits? Employee benefits are all forms of consideration given by an enterprise. इसमें सभी प्रकार के कंसिडरेशन आते हैं जो एंटरप्राइज देती है। किसको देती है? डायरेक्टली टू द एम्प्लॉय, सीधे तौर पे या तो एम्प्लॉयज को या फिर उनके स्पाउस को या चिल्ड्रन को या फिर उनके अदर डिपेंडेंट्स को, जिसमें माता पिता भी आ गए। और टू अदर्स सच एज ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, या अगर कंपनी अपनी एम्प्लॉय के बिहाफ पर कोई ट्रस्ट बनाकर वहां पर कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है कि ताकि उस ट्रस्ट में जो ट्रस्टी हैं वो इस अमाउंट को मेंटेन करे और उसका जो बेनिफिशियरी है वो एम्प्लॉय होगा। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिशियरी बनाकर कोई ट्रस्ट क्रिएट करके वहां पर कुछ कंट्रीब्यूशन देती है तो ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स का पार्ट है। या कंपनी अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पर उसका इंश्योरेंस करा देती है या उसके फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस कराकर उसमें कुछ प्रीमियम कंपनी पे करती है अपनी पॉकेट से, तो ये एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है। तो इसमें था और टू अदर सच एज ट्रस्ट इंश्योरेंस कंपनीज इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉइज। और ये जो बेनिफिट कंपनी दे रही है अपने एम्प्लॉइज को, ये उनके सर्विसेज के बदले में दे रही है जो उन एम्प्लॉइज ने प्रोवाइड की हैं, रेंडर की हैं इस कंपनी को। तो कंपनी एम्प्लॉय को बेनिफिट देती है इन अगेंस्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉइज टू द कंपनीज। कंपनी को जो एम्प्लॉय सेवाएं प्रदान करते हैं उन सेवाओं के बदले में दिए गए बेनिफिट एम्प्लॉय को एम्प्लॉय बेनिफिट्स कहलाते हैं। और ये सीधे प्रत्यक्ष रूप से कंपनी अपने एम्प्लॉयज को दे सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली कंपनी अपने एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स को, उनके स्पाउस और चिल्ड्रन को भी ये बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। और मैंने आपसे कहा कि फ्री में कोई किसी को कुछ नहीं पे करता। कंपनी जो कैश में, काइंड्स में बेनिफिट दे रही है अपने एम्प्लॉयज को, वो दे रही है उनकी सेवाओं के बदले में जो वो कंपनी को सुबह से शाम तक प्रदान करते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि AS 15 इज मैंडेटरी, इट इज मैंडेटरी इन नेचर टू ऑल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स। जहां पर भी ये कहा जाएगा कि ये एम्प्लॉयर और ये एम्प्लॉय है, जहां पर भी कहा जाएगा कि मिस्टर एक्स ABC लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं, वहां पर ये रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की क्योंकि एग्जिस्ट करती है तो AS 15 के अंदर कवर होगा वो। और AS 15 मैंडेटरी है इन नेचर, सब पे लागू होता है, कंपल्सरीली लागू होता है और हर प्रकार की एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे लागू होता है। ये जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, बेसिकली मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि एम्प्लॉय चाहे एक टॉप लेवल का एम्प्लॉय हो, मैनेजरियल पर्सनल हो या एक लेबर क्लास हो, सबके सब AS 15 के अंदर कवर होंगे और एम्प्लॉय बेनिफिट्स सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। मैंने आपसे कहा था कि 4 प्रकार के एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं बच्चों, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और टर्मिनेशन बेनिफिट्स। राइट, चलिए वीडियो को पॉज कर करके आप इनको कॉपी कीजिएगा। इसके बाद अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं आगे, बाद में और डिटेल में हम जाएंगे। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एंड देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख लीजिए। Types of employee benefits and their accounting treatment. Number 1, short term employee benefits, इसको अंडरलाइन कर रखा है मैंने पहले से, फिर भी देख लीजिए। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में वो बेनिफिट्स हैं, चाहे कैश में हो चाहे काइंड्स में हो, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को करंट ईयर में देगी या करंट ईयर में प्रॉमिस करेगी, प्रोविजन बनाएगी अगले 12 महीने के अंदर अंदर प्रोवाइड करने का, अगले 12 महीने के अंदर, विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द करंट ईयर।
जो करंट ईयर का एंड होगा उस एंडिंग डे पर यानी कि वैल्यूएशन डेट वाले दिन यानी कि 31 मार्च को अगर कंपनी कोई प्रोविजन बनाती है कोई बेनिफिट देने का एम्प्लॉय को अगले 12 महीने के अंदर विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो ये भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है। तो बच्चों शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में 2 साल कवर होते हैं, करंट ईयर और एक नेक्स्ट ईयर, राइट। देखिएगा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट सच एज, जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं वेजेस। अब वेजेस बच्चों करंट ईयर में पे होगी और ये हर महीने पे होगी, तो ये पेड बेनिफिट है कंपनी की तरफ से अपने एम्प्लॉय को। सैलरीज, वेजेस हम नॉर्मली यूज करते हैं वर्कर्स के लिए जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, और सैलरीज वर्ड हम यूज करते हैं नॉर्मली एग्जीक्यूटिव्स के लिए और अपने परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए, अपने मैनेजरियल स्टाफ के लिए। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस में आ गया बच्चों, जैसे अलाउंसेस हैं, जैसे परक्विजिट्स हैं। पेड एनुअल लीव, कंपनी एक साल में एम्प्लॉय को कितनी लीव मिलेंगी कंपनी की तरफ से, ये पहले से कंपनी उनको बताती है, और ये लीव पेड एनुअल लीव होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को एक महीने में 4 लीव प्रोवाइड करती है, 4 छुट्टियां देती हैं, तो इन 4 छुट्टियों का पैसा कटता नहीं है। अगर किसी एम्प्लॉय की, किसी स्टाफ मेंबर की सैलरी ₹50,000 पर मंथ, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी एक महीने की 50,000 रुपए है और जिसमें उसको 4 छुट्टियां मिलेंगी उस महीने में, ये जो 4 छुट्टियां हैं इनका पैसा उन 50,000 की सैलरी में से माइनस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुम 50,000 रुपए तुम्हारी सैलरी तब है जबकि तुम पूरे महीने आओ, लेकिन हाँ हमारी तरफ से तुम्हारी 4 छुट्टियां हैं, अगर तुम ये छुट्टियां लेते हो, अगर नहीं लेते हो तो 50,000, अगर छुट्टियां लेते हो तो हम तुम्हें सैलरी 26 दिन की पे करेंगे। 4 दिन का सैलरी 50,000 को हम 30 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करके 4 दिन का सैलरी उसमें से माइनस होगा। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, आंसर इज नो। क्योंकि यहां पर कंपनी क्या करेगी, अपने एम्प्लॉय को पूरा 50,000 पे करेगी 4 छुट्टियां होने के बावजूद। तो ये 4 छुट्टियां कैसी हो गई, जिनकी सैलरी नहीं कटी, तो ये फ्री लीव नहीं, ये पेड लीव है, और एक महीने में 4 तो एक साल में 48 छुट्टियां हैं। अब कंपनी इसमें 50 करे, 60 करे या 70 करे, ये कंपनी की मर्जी है। कंपनी जो भी इनको लीव प्रोवाइड करेगी वो पेड एनुअल लीव है, और कंपनी की तरफ से ये बेनिफिट है अपने एम्प्लॉय को कि आप अपने घर पे रहो, आराम करो, आपको नौकरी पर नहीं आना, उसके बाद भी आपको तनख्वाह मिलेगी। तो बच्चों ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है क्योंकि लीव हर महीने मिलती हैं। इसके बाद एंड पेड सिक लीव, अगर एम्प्लॉय बीमार है तो हो सकता है कंपनी जो पेड एनुअल लीव है, जैसे कंपनी ने कहा कि एक साल में तुम्हें 60 लीव्स मिलेंगी और ये पेड होंगी, इनके बदले में, इन छुट्टियों के बदले में पैसा नहीं कटेगा तनख्वाह से तुम्हारी, तो ये पेड एनुअल लीव है। लेकिन अगर तुम बीमार हो और ये प्रूव हो जाता है कि हाँ तुम बीमार हो और जॉब पर नहीं आ सकते, तो उस केस में भी कोई तनख्वाह तुम्हारी नहीं कटेगी और तुम उन 60 छुट्टियों के अलावा भी और छुट्टियां ले सकते हो, जो कि सिक लीव हैं, बीमारी की वजह से छुट्टियां ली हैं, और ये पेड है, पेमेंट बेसिस पर है। तो बच्चों ये भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनसेस पेबल, अब क्या है, प्रॉफिट में शेयर का मिलना या बोनस का मिलना। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बोनस देती है बच्चों, और बोनस का पहले प्रोविजन बनता है, इसलिए यहाँ पर पेड वर्ड ना होकर पेबल वर्ड है, और ये बोनस पेबल है विद इन 12 मंथ्स, अगले 12 महीने के अंदर। जैसे मैंने आपसे बार बार कहा कि करंट ईयर में जो पे होगा वो भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है, और करंट ईयर में जो प्रॉमिस होगा अगले 12 महीने के अंदर पे होने का, वो भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है। तो यहां पर जो बोनसेस पेबल हैं नेक्स्ट विद इन 12 मंथ्स, ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है। एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में जैसे फ्री एजुकेशन आ गई बच्चों के लिए, एम्प्लॉय के, या उसकी मेडिकल केयर आ गई, उसके फैमिली मेंबर्स की मेडिकल केयर आ गई, रेंट फ्री हाउस आ गए, जो भी परक्विजिट्स हैं, जो भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज को काइंड्स में बेनिफिट्स देती है, काइंड्स में, कंपनी के पॉकेट से एक्सपेंस होता है, लेकिन कंपनी कैश प्रोवाइड ना करके एम्प्लॉय को उन फैसिलिटीज को परचेस करके एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है, ये कहलाते हैं नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। और मैंने आपसे बार बार कहा कि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों इंक्लूड होते हैं AS 15 में शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मेडिकल केयर है, जैसे रेंट फ्री हाउस है, जैसे कार फैसिलिटी है, कोई और फ्री और सब्सिडाइज्ड गुड्स या सर्विसेज अगर दी जाती है एम्प्लॉयज को, तो ये बच्चों शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, कंपनी की जो लागत आएगी, कंपनी की लागत, द कॉस्ट ऑफ द कंपनी, किस पर, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर। कंपनी उसको मानती है अपना रेवेन्यू एक्सपेंस और ले जाती है उसको डेबिट साइड में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के।
कंपनी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स पर जो भी एक्सपेंस करती है, जो भी कॉस्ट इनकर करती है, कंपनी इसको अपने रेवेन्यू एक्सपेंस मानकर अपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लेकर जाती है, क्योंकि एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होते हैं बच्चों। ये था डेफिनेशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का, राइट। चलो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कंपनी इसमें एंट्री क्या पास करेगी, जब एक्सपेंस कर देगी तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्योंकि मैंने कहा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है और रेवेन्यू एक्सपेंस है तो ये पीएनएल में जाना चाहिए, तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एंट्री एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को हमने डेबिट करा, सेकंड एंट्री में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को क्रेडिट करा, कैंसिल हुआ, जैसे 11वीं क्लास में होता था सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक और पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरी। इसी तरह से यहां पर जैसे वहां सैलरी कैंसिल हो जाता था पीएनएल में जाने के बाद, यहां पर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कैंसिल हुआ। और बेसिकली आज के भारत में, आज के कंपनीज एक्ट के अनुसार हम सैलरीज को और वेजेस को एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस कहते हैं बच्चों। तो फर्स्ट एंट्री थी पेमेंट करने की, सेकंड एंट्री उस पेमेंट को पीएनएल में ट्रांसफर करने की, राइट। तो ये था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। नाउ कम टू द लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सेकंड इज अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स या फिर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसमें क्या आता है, इसमें आता है लॉन्ग सर्विस लीव, एक लंबी छुट्टियां लेना, एक एम्प्लॉय को एक लंबे, एक बड़े समय अंतराल के लिए छुट्टियां प्रोवाइड करना, जैसे कि सबैटिकल लीव। सबैटिकल लीव क्या होती है बच्चों, ये बेसिकली अगर किसी एम्प्लॉय को कहीं ट्रेनिंग पर जाना है या कोई अपना प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करना है, कोई स्टडीज अगर उसे करनी है, कोई फर्दर स्टडीज के लिए उसको विदेश जाना पड़ता है या किसी ट्रेनिंग के लिए अगर उसको विदेश जाना पड़ता है, तो उसे अगर 1 साल 2 साल 3 साल का एक लीव मिल जाता है और उसमें उसको सैलरी मिलती रहती है। 2 साल के लिए वो किसी रिसर्च के लिए विदेश गया, उसका बेनिफिट इसी कंपनी को होगा, या 2 साल 3 साल के लिए वो स्टडीज के लिए विदेश गया और उस स्टडीज का बेनिफिट इस कंपनी को होगा, और कंपनी उसको ये छुट्टियां प्रोवाइड भी कर रही है। कंपनी ने उसको 2-3 साल का लीव दे दिया और ये लीव पेमेंट बेसिस पर है, सैलरी उसकी चलती रहेगी, तभी तो कंपनी की तरफ से दिया गया बेनिफिट माना जाएगा। अगर कंपनी इस 2 साल 3 साल की तनख्वाह उसे नहीं देगी, कुछ भी नहीं देगी, तो फिर ये बेनिफिट कहाँ हुआ। सिर्फ ये कह देना कि हाँ भाई, जब तुम 3 साल बाद वापस आओगे या 2 साल बाद जब तुम वापस आओगे, हम तुम्हें दोबारा से नौकरी दे देंगे। 2 साल तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जब तक तुम स्टडीज करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। 2 साल बाद बस इतना पक्का तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारी ये सीट खाली पड़ी रहेगी, 2 साल बाद तुम आकर इस सीट पर दोबारा बैठ जाना, नौकरी तुम्हारी कहीं नहीं जा रही। नो नो नो, ये बेनिफिट कहां से हुआ, कंपनी के पॉकेट से कैश कहां निकला यहां पर। अरे भाई, बेनिफिट का मतलब है कंपनी की जो पॉकेट है उससे पेमेंट होनी चाहिए, कैश का आउटफ्लो होना चाहिए कंपनी के पास से। वो तब होगा जब एम्प्लॉय को एक सबैटिकल लीव मिले, एक लॉन्ग टर्म उसको लीव मिले, एक लंबे समय के लिए छुट्टियां मिले, स्टडीज के लिए, ट्रेनिंग के लिए, किसी और पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, और वहां पर कंपनी उसको रेगुलर बेसिस पर पेमेंट करती रहे, तब ये कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट होगा। और क्योंकि 2-3 साल का पीरियड है तो ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट है बच्चों। इसी तरह से जुबली, JUBILEE, बेसिकली एक लॉन्ग टर्म मैटरनिटी लीव है, लॉन्ग टर्म सिक लीव है, कोई अगर एक लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी लीव है, अगर कोई एम्प्लॉय एक खतरनाक बीमारी में चला जाता है, उसे कोई डिसीज हो जाती है और जिसकी वजह से वो 2-3 साल बीमार पड़ा रहता है, लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसके बाद भी उसे मेडिकल केयर की जरूरत है और वो 3-4 साल से पहले जॉब पर वापस नहीं आ सकता, और कंपनी अगर उसे कंसिडर करती है और इतने साल के लिए उसको लीव दे देती है उसे कि वो अपना पूरा ट्रीटमेंट कराने के बाद वापस आए, और कंपनी इसमें उसको पेमेंट भी करती है, तो ये कंपनी की तरफ से लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं और इसमें मैटरनिटी लीव भी इंक्लूडेड है। इसी तरह से लॉन्ग सर्विस बेनिफिट्स और लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट्स जो मैंने आपसे कहा, तो ये बच्चों 1 साल से ज्यादा ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स कब शुरू होते हैं,
करंट ईयर में नहीं, करंट ईयर में कोई बेनिफिट दिया तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, अगर अगले साल भी कोई बेनिफिट दिया तो भी शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। करंट ईयर और अगर नेक्स्ट ईयर छोड़कर, यानी कि नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च होगा उसके बाद जो थर्ड ईयर शुरू होगा, अगर हम करंट ईयर से बात करें तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग से जो बेनिफिट मिलेंगे एम्प्लॉइज को वो कहलाते हैं बच्चों अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं इसमें कंपनी अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए एक्चुअरियल साइंस की मदद लेती है और एक्चुअरी से इसकी वैल्यूएशन कराती है। देखिएगा, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअरियल वैल्यूएशन एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। और जो भी पर एनम हर साल कंपनी पेमेंट करेगी, कंपनी जो भी हर साल पे करेगी वो उस ईयर के P&L अकाउंट में डेबिट होगा बतौर रेवेन्यू एक्सपेंस के, एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस एंड डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी। और पता चलता है कि कंपनी की कितनी लाइबिलिटी इनकर हुई जो कंपनी ने पे करनी है। इसको निकाला जाता है डिस्काउंटिंग फैक्टर से, अपने फ्यूचर में जो पेमेंट होगी, जो कैश का आउटफ्लो होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है, नेट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स इन द बैलेंस शीट। बच्चों, कंपनी अपने एम्प्लॉय को 3 साल 4 साल 5 साल बाद जो बेनिफिट देने वाली है वो कंपनी को पहले से पता है कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट कितना देना है। तो फिर अगर 5 साल बाद कोई बेनिफिट देना है तो 5 साल का वेट क्यों किया जाए, पहले साल से उस 5 साल बाद दिए जाने वाले अमाउंट को 5 से डिवाइड करके हर साल कितना कितना P&L से अलग किया जाए, ये पहले से क्यों ना कैलकुलेट किया जाए। तो कंपनी को अगर 4 साल या 5 साल बाद कोई अपने एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना है तो कंपनी उसको 5 से डिवाइड करके हर साल 1/5 प्रॉफिट से विड्रॉ करके अपने पास रखेगी। लेकिन अपने पास क्यों रखेगी, कंपनी बिजनेस से पैसा निकालकर अगर लॉकर में रखेगी तो पैसा तो फिर आगे इकोनॉमिक बेनिफिट दे ही नहीं पाएगा, वो पैसा तो यूजलेस हो जाएगा। फिर कंपनी में आगे फ्यूचर में फंड्स का फ्लो कैसे होगा अगर कंपनी अपने पैसे को तिजोरी में दबा के रख देगी। तो कंपनी जो पैसा हर साल P&L से निकालेगी उसको कहीं जमीन में गड्ढा करके नहीं दबाएगी, बल्कि उसको इन्वेस्ट करेगी सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगी ताकि वहां से रिटर्न्स भी मिलते रहे और पैसा सेफ एंड सिक्योर रहे। कंपनी ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट करेगी जहां से कंपनी चाहकर भी पैसे को विड्रॉ ना कर पाए जब तक वो टाइम ना आ जाए जिस टाइम पर एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करना है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए पैसा हर साल प्रॉफिट से विड्रॉ करके इन्वेस्ट करती है। और कंपनी को अगर 5 लाख रुपए चाहिए या कंपनी को एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए 10 लाख रुपए चाहिए तो कंपनी ये नहीं चाहती कि वो हर साल इतना निकाले कि 10 लाख इन्वेस्ट करके उस पर 11 लाख कमाए। कंपनी को बाहर से इतने रिटर्न्स नहीं मिल सकते जितना उसको अपने बिजनेस रिटर्न्स मिलते हैं। अगर कंपनी अपने बिजनेस से पैसा निकाल के बाहर इन्वेस्ट करेगी, रिटर्न्स कितने मिलेंगे, 8%, 6%, 10, 12, 15 बस। लेकिन कंपनी का जो अपना जीपी रेशियो है वो तो 45% है। कंपनी का हर 1 रुपया कंपनी को 45 पैसे कमा के देता है 1 साल में, और बाहर अगर कंपनी उस 1 रुपये को इन्वेस्ट करती तो वहां से मिलते हैं 12 पैसे। अब 1 रुपये में 12 पैसे लिए ले, 1 रुपये में 45 पैसे छोड़कर कंपनी अपने बिजनेस से पैसा निकाल रही है जहां पर 1 रुपये में 45 पैसे का रिटर्न है, और वहां इन्वेस्ट करती है जहां पर 1 रुपये में 12% का रिटर्न है। तो कंपनी ऐसी बेवकूफी, ऐसा पागलपन कभी नहीं करेगी। कंपनी को अगर 10 लाख रुपए का एम्प्लॉय को बेनिफिट देना है 5 साल बाद, तो कंपनी हर साल 10 लाख को 5 से डिवाइड करके 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख विड्रॉ नहीं करेगी कंपनी बिजनेस से। कंपनी एक्चुअरीज की मदद लेगी, इस पर एक्चुअरियल वैल्यूएशन कराकर यह पता लगाएगी कि कंपनी को अगर 5 साल बाद 10 लाख रुपए चाहिए तो हर साल कंपनी कितना विड्रॉ करे, अपने प्रॉफिट से कितना निकाले पैसा और उसको इन्वेस्ट करे, और जहां पर इन्वेस्ट करें वहां से रिटर्न्स कितने मिलेंगे। तो जो पैसा इन्वेस्ट होगा और उस पर जो रिटर्न्स मिलेंगे वो रिटर्न्स भी इन्वेस्ट होंगे, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, और वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इकट्ठा होते होते जो कंपनी डिपॉजिट करेगी हर साल वो, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट सब एक्यूमुलेट होकर 10 लाख बन जाए। इसके लिए कितना पैसा बिजनेस से हर साल निकाला जाए, इसके लिए एक्चुअरीज की मदद ली जाती है, एक्चुअरियल वैल्यूएशन होती है। तो बच्चों यहां पर यही लिखा हुआ है, और कि क्या कि इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल वैल्यूएशन एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। हर साल जो प्रॉफिट से विड्रॉ किया जाएगा, फॉर एग्जांपल 5 साल बाद 10 लाख रुपए चाहिए तो हर साल 2-2 लाख रुपए निकाल ले। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम प्रॉफिट से 2 लाख रुपए विड्रॉ नहीं करेंगे, हम 10 लाख इन्वेस्ट करके 11 साढ़े 11 लाख लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं। क्यों? हमें बाहर वाले इतनी कमाई नहीं दे सकते जितना हमको हमारा बिजनेस कमा के देता है। बाहर से रिटर्न्स मिलेंगे 6, 8, 10, 12, 15, और हमारा बिजनेस दे रहा है 45-48%। तो हम अपने बिजनेस से मिनिमम विड्रॉ करेंगे, हम अपने बिजनेस से इतना मिनिमम विड्रॉ करेंगे कि वो इन्वेस्ट होने के बाद उस पर जो इंटरेस्ट मिले वो भी री इन्वेस्ट हो, और वो इकट्ठा होते होते उतना बन जाए जितना हमें अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देना है।
फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए, तो यहां पर बिजनेस से मिनिमम विड्रॉ होगा। अब ये कितना मिनिमम है, इसके लिए हम फ्यूचर में जो 2-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से, और ये काम एक्चुअरीज का है। राइट बच्चों, इस तरह से कैलकुलेशन होती है। और जो भी हम हर साल पीएनएल से निकालेंगे, ऑब्वियसली वो पीएनएल से निकाला तो पीएनएल में डेबिट होगा और वो बतौर एक रेवेन्यू एक्सपेंस के उसको ट्रीट किया जाएगा। राइट, इसके बाद था पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। इसमें आता है बच्चों पेंशन, जो कि नौकरी के बाद मिलती है। पेंशन कब मिलती है? पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद। इसमें पेंशन है, अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल केयर है। तो एम्प्लॉयमेंट के बाद की मेडिकल केयर, एम्प्लॉयमेंट के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी और ग्रेच्युटी और पेंशन और फंड और दूसरी फैसिलिटीज एमिनिटीज, तो कंपनी जो भी एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद भी प्रोवाइड करती है, वो कहलाता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। इसके लिए कंपनी 2 काम कर सकती है, या तो इन बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने के लिए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान बनाए या डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है और डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों। राइट, इसके बाद लास्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट्स में फोर्थ एंड लास्ट टर्मिनेशन बेनिफिट। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय से कहती है कि तुम नौकरी छोड़ दो, हम तुम्हें ये लमसम प्रोवाइड करेंगे, या एम्प्लॉय कहता है कंपनी से कि अगर मैं लीव ले लूं, हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले लूं, नौकरी अपनी रिटायरमेंट से पहले आज अभी छोड़ दूं, तो मुझे कितना अमाउंट आप पे करेंगे ताकि मैं कुछ टाइम उस पैसे से अपना काम चला सकूं। कंपनी अगर राजी है या कंपनी खुद प्रपोज कर रही है, तो एम्प्लॉय को काम छोड़ते टाइम अगर कंपनी कुछ लमसम प्रोवाइड करती है तो ये कहलाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट। राइट, कंपनी जो कैश या जो भी कुछ प्रोवाइड करेगी बेनिफिट अपने एम्प्लॉय को उसके रिटायरमेंट से पहले जॉब छोड़ने के बदले में, वो कहलाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट। और कंपनी इसे अपना रेवेन्यू एक्सपेंस मानती है उस साल के लिए जिस साल ये पे हुआ, उसी साल के पीएनएल अकाउंट में एंटायर अमाउंट वीआरएस का डेबिट कर दिया जाता है। टर्मिनेशन बेनिफिट इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट VRS, termination benefits are recognized as an expense immediately and it is shown in the debit side of P&L account in the statement of profit and loss. बच्चों ये थे एम्प्लॉय बेनिफिट्स, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अब ये जो हमने पढ़ा अभी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट और टर्मिनेशन एम्प्लॉय बेनिफिट्स और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अब इसी के इर्द गिर्द घूमता है AS15। तो जब इतना ही इंपॉर्टेंट और यही AS15 है तो एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा और एलिब्रेट कर लेते हैं इसको। पहले वाला था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसमें क्या आता है? वेजेस, सैलरीज, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, अलाउंसेस, परक्विजिट्स। राइट, तो वेजेस कैश में पे होगी, सैलरीज कैश में पे होगा, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन भी, कि वो समाज में उनको एक सेफ लाइफ मिले, इसके लिए कंपनी जो भी कंट्रीब्यूट करती है, जो भी उनको कुछ प्रोवाइड करती है, ये सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस। एब्सेंसेस कहते हैं छुट्टियां, पेड एनुअल लीव, पेड सिक लीव। बीमार हैं तो उसकी छुट्टियों के पैसे नहीं कटेंगे, कंपनी उन्हें कुछ छुट्टियां खुद प्रोवाइड करती है, वो सब पेड लीव होती है, उनके बदले में सैलरी मिलती है, सैलरी डिडक्ट नहीं होती। तो ये कंपनी की तरफ से शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस हैं। एब्सेंसेस का मतलब होता है छुट्टियां, लेकिन ये कॉम्पेंसेटेड हैं क्योंकि कंपनी इन छुट्टियों के बावजूद उसको सैलरी पे कर रही है, तो ये कंपनी की तरफ से शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है। छुट्टियां कैसी है? सच एज पेड एनुअल लीव, जो कंपनी एक साल में छुट्टियां खुद प्रोवाइड करती है। वेयर द एब्सेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी अकर विद इन 12 months after the end of period in which the employee render the related employee services। जिस साल एम्प्लॉय अपनी सेवाएं कंपनी को प्रदान करता है उस साल और उसके अगले 12 महीने के अंदर अंदर, यानी कि करंट ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर के 12 महीने, इन 2 साल के अंदर जो भी पेड एनुअल लीव हैं वो शॉर्ट टर्म कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस में आते हैं और ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है। तीसरा, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनसेस पेबल। कंपनी प्रॉफिट को देखते हुए बोनस अनाउंस करती है। कंपनी प्रॉफिट के ऊपर कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रखती है एम्प्लॉइज की, और ये पेबल होती है अगले 12 महीने के अंदर, यानी कि करंट ईयर के एंड से अगले 12 महीने, यानी कि नेक्स्ट ईयर पूरा। तो ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का पार्ट है। आफ्टर द एंड, ये 12 महीने कब शुरू होंगे? आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड, उस साल के बाद जिस साल में एम्प्लॉइज ने सेवाएं दी हैं। अगर मैं बात करूं करंट ईयर 2020-21 है, तो
31 मार्च 2021 तक जो सेवाएं दी गई हैं, इसके बदले में जो बोनस मिलेगा वो होगा बेसिकली 2022-23 के लिए। मैं दोबारा लिखता हूं उसको, 2021-22 और ये खत्म हुआ 22 में। तो 2021-22 करंट ईयर, ऊपर मैंने गलत लिख दिया था, मैंने ठीक कर दिया नीचे, करंट ईयर 2021-22 है। करंट ईयर 21-22 में जो एम्प्लॉइज अपनी कंपनी को सेवाएं प्रदान करेंगे, उस सेवाओं के बदले में जो रिवॉर्ड उनको दिया जाएगा बोनस के तौर पर, वो बोनस कब अनाउंस हुआ? 31 मार्च 2022 को। और वो पेबल कब है? 22 और 23 में। तो 31 मार्च 22 तक जो सेवाएं दे दी, 21-22 कब खत्म होगा? 31 मार्च 2022 को। तो 2021-2022 ये जो करंट ईयर है, इसमें जो सेवाएं दी एम्प्लॉइज ने, उन सेवाओं के बदले में जो रिवॉर्ड मिलेगा, वो रिवॉर्ड कब मिलेगा? फॉर एग्जांपल अगले साल। तो ये भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का पार्ट है। सेवाएं कब तक दी हैं? 21-22 की उन्होंने, 31 मार्च 2022 तक, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। और इसके बाद जो अगले 12 महीने वो कौन से हैं? वो हैं 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक। इस बीच जो बोनस अनाउंस हुआ 22 में, 21-22 में, और जो पेबल है 22-23 में, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। नंबर 4, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। आप समझ गए बच्चों, बहुत अच्छे से समझ गए। ये जो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, बेसिकली ये परक्यूजिट्स हैं जो आपने इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में, इनकम फ्रॉम सैलरी में आपने पढ़ा होगा। सच एज मेडिकल केयर यानी कि मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग यानी कि रेंट फ्री हाउस, कार, एंड फ्री और सब्सिडाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर करंट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज़ को सब्सिडाइज लंच मिलना, फूड्स मिलना, सब्सिडाइज्ड सर्विसेज मिलना, मेडिकल केयर मिलना, और एजुकेशन के लिए बच्चों की फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिलना, फ्री कार फैसिलिटी मिलना, और रेंट फ्री हाउस का मिलना। ऑल दीज आर बेसिकली द पार्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी एम्प्लॉय बेनिफिट्स। और क्योंकि ये करंट ईयर में करंट एम्प्लॉयज़ को दिए जा रहे हैं या उनके डिपेंडेंट्स को दिए जा रहे हैं, तो बच्चों ये सब के सब शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का पार्ट है। तो एक ये डिटेल डिस्कशन था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स का। सेकंड था लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी ये कि लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का मतलब है कि कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय से ये प्रॉमिस करती है कि तुम इस शर्त को पूरा करो, इस कंडीशन को पूरा करो, तो इस शर्त के पूरा होने पर हम तुम्हें ये पर्टिकुलर अमाउंट देंगे कि स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। और कंपनी उस अमाउंट को, क्योंकि कंपनी ने लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट देना है 4, 5, 6 साल बाद, तो उसके लिए पहले साल से ही प्रोविजन बनना शुरू होता है और एक्चुअरीज की मदद ली जाती है। एक्चुअल वैल्यूएशन से इसका अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है ये। 100% परफेक्ट कैलकुलेशन हो ये जरूरी नहीं है। एक्चुअरीज फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज करते हैं, एक्चुअल साइंस का यूज किया जाता है, एक्चुअल वैल्यूएशन की जाती है, लेकिन 100% परफेक्ट एकदम सही निकले, एकदम एक्यूरेट ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है कैलकुलेशन में, थोड़ी सी एरर आ सकती है कैलकुलेशंस के बावजूद। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कम या ज्यादा होगा तो बाद में देखेंगे। अगर वैल्यूएशन कम की हुई, ज्यादा पे करना पड़ा, तो जो एक्स्ट्रा पे होगा वो उसी ईयर में 5 साल बाद अमाउंट पे होना था। 5 साल जो प्रोविजन बनाया वो थोड़ा सा कम रहेगा, कोई बात नहीं। 5 साल बाद जितना कम रहा उतना और पे कर देगी कंपनी, और ये उसी साल पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर ज्यादा है तो रिवर्स हो जाएगा, पीएनएल की क्रेडिट में आ जाएगा, इनकम बन जाएगा। राइट, हम कोई दोष नहीं देंगे एक्चुअलीज को कि तुमने क्या कर दिया, क्या फायदा तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का, ऐसा करा कैलकुलेशन 20 रुपए कम पड़ गए, अरे तो क्या हो गया, 20 रुपए जो कम पड़ गया पे कर दो और पीएनएल में डेबिट कर दो। ओह 20 रुपए ज्यादा तो वापस ले लो, पीएनएल में क्रेडिट कर दो। तो यहां पर जो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इसकी कैलकुलेशन एक्चुअल वैल्यूएशन के थ्रू की जाएगी, जो कि जरूरी नहीं कि 100% एक्यूरेट हो, परफेक्ट हो। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर दोज एम्प्लॉय बेनिफिट्स विच डू नॉट फॉल ड्यू विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। ये अगले 12 महीनों के अंदर ड्यू नहीं होंगे, अगले 12 महीने के अंदर ड्यू होंगे, तो ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट हो जाएंगे। ये कब ड्यू होंगे कंपनी के ऊपर? अगले 12 महीने के बाद से। विच डू नॉट फॉल, जो नहीं लाई करते, नहीं गिरते, within next 12 months but after the end of the next 12 months after the end of the period in which the employees render the related services। जिस साल एम्प्लॉई ने सर्विसेज दी उसके अगले 12 महीने के अंदर ये लाई नहीं करते, उसके आगे लाई करते हैं, इसलिए ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स है बच्चों। इसके बाद पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब मैंने आपसे कहा कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं? जो एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। इसमें आता है ए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स फॉर एग्जांपल ग्रेचुटी एंड पेंशन, और बी
अदर बेनिफिट जैसे कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट लाइफ इंश्योरेंस एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल केयर। तो ऊपर वाला जो है ग्रेचुइटी और पेंशन ये कैश में है, और जो नीचे वाला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट मेडिकल केयर ये काइंड्स में है। तो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी कैश और काइंड्स किसी भी हो सकते हैं अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुइटी दे रही है या पेंशन दे रही है, या जैसे लिखा हुआ था पेंशन, तो ग्रेचुइटी या पेंशन कंपनी कैश बेनिफिट दे रही है एम्प्लॉयमेंट के बाद, और अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पर उसकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रीमियम पे करती है, तो ये एम्प्लॉय को नहीं पे होगा प्रीमियम। कंपनी प्रीमियम किसको देगी? इंश्योरेंस कंपनी को। एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? मैच्योर्ड अमाउंट। तो एम्प्लॉय को जो मैच्योर्ड अमाउंट मिलेगा वो किससे मिलेगा? एम्प्लॉयर से नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को उसके बिहाफ पर जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर देती है इंश्योरेंस कंपनी से, तो कंपनी यहां पर कैश पे करती है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को। एम्प्लॉय के लिए क्या है ये? एम्प्लॉय के लिए बच्चों ये उस टाइम जब प्रीमियम पे हो रहा है तो एक तरह से नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, एक तरह से एक जैसे कि कंपनी कैश पे करती है इंश्योरेंस कंपनी को, एम्प्लॉय के लिए मॉनेटरी बेनिफिट होगा, लेकिन वो कब होगा? जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी, या अगर मैच्योरिटी से पहले एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो उसके घर वालों के लिए। तो ये पैसा कहां से मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी से। अभी तो ये काइंड्स में एक फैसिलिटी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को दी है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, जॉब खत्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद। तो ये था बच्चों एग्जांपल पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का। इसके बाद पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान। कंपनी अपने एम्प्लॉयज को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने के लिए प्लान करती है, और ये प्लान दो हैं, आर क्लासिफाइड एज नंबर 1 डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, नंबर 2 डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब यहां पर आपको इन्हें दोनों को डिटेल में समझना है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जो डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान है इसके ऊपर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अब तक एग्जाम्स में आ चुके हैं बच्चों। इन पास्ट एग्जाम्स, पास एग्जाम्स में 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ चुके हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान से, लेकिन स्टडी मटेरियल में एक भी क्वेश्चन नहीं है। स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, लेकिन 2 क्वेश्चन और दोनों थ्योरी के हैं, प्रैक्टिकल एक भी नहीं है। और एग्जाम्स में कमाल की बात यह है कि थ्योरी क्वेश्चन नहीं आया, प्रैक्टिकल आया। तो थोड़ा अजीब सा है कि एग्जाम में आप पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन और स्टडी मेट में आप दे रहे हैं थ्योरी का क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हम इस बात पे कोई नाराज नहीं है। हम स्टडी मेट के दोनों क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी वाले भी, और जो 3 एग्जाम्स क्या है वो मैंने अलग से आपके लिए निकाल लिए हैं, वो तीनों मैं आपको कराऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। डिफाइंड बेनिफिट प्लान पर कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी नहीं दे रखा, ना मॉड्यूल में ना एग्जाम्स में आया, लेकिन डिस्कस हमें करना है दोनों। हमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान भी डिस्कस करना है और डिफाइंड बेनिफिट प्लान भी डिस्कस करना है। AS15 और बड़ा हो सकता था, हम हर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स को लेकर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, हम लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स को लेकर भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकते थे। इन पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, और जब आप इसी टॉपिक को AS15 को जब आप CM में फाइनल में पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि ये अचानक इसका जो साइज है, क्लास का जो ड्यूरेशन होगा इसका, वो इसका 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, हर एक बात के ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, ये तो अभी आप इंटर में हैं, और क्योंकि आपके स्टडी मेट में बहुत ज़्यादा बड़ा ये नहीं दे रखा, और एग्जाम्स में भी 3 बड़े आसान से क्वेश्चन हैं जो मैं 3 आपको करा भी रहा हूँ, और मॉड्यूल में 2 आसान से थ्योरी क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सीमित रख रहे हैं। ये नहीं है कि आपने जितना पढ़ा तो आपने पता नहीं मास्टरी कर ली, आपका परफेक्शन हो गया AS15 में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इंटर के जो एक रेलिवेंट पार्ट है उसको देखते हुए समेटा जा रहा है, लेकिन फाइनल में इसी को वाइड किया जाता है और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और ऐड किए जाते हैं बच्चों। चलिए देखिएगा आगे, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान को डिस्कस कर रहे हैं। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है? देखिए, इसमें कंपनी क्या करती है, जब अपने एम्प्लॉयज को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देना होता है, पेंशन, ग्रेचुइटी देनी होती है, ग्रेचुइटी या फिर प्रोविडेंट फंड दे रहे हैं, तो कंपनी इसके लिए क्या करती है कि एक प्लान करती है। वो प्लान, कंट्रीब्यूशन प्लान कहाँ पर होगा? वो एक एक्सटर्नल सोर्सेज होंगे। इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनीज मिलकर एक मल्टी एम्प्लॉयर प्लान बनाती हैं। बेसिकली ये भी 3 हो सकते हैं, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, स्टेट प्लान और इंश्योर्ड बेनिफिट्स। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एक फंड बनता है
यहां से सुनिए सीक्वेंस में, आसान करके समझा रहा हूं। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एक फंड बनता है और ये फंड एक्सटर्नल कंट्रोल में होता है, कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता। कंपनी, ये जो फंड बनता है, फंड जिसमें कंपनी कंट्रीब्यूट करती है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए, ये फंड एक्सटर्नल सोर्सेस के पास होता है। इसे कंपनी से अलग किया जाता है, इसका कंट्रोल बाहर के लोगों के पास होता है। और इस फंड में कंपनी हर साल, या कहिए कि एक साल में 12 बार हर महीने कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करती है, जैसे आपने पढ़ा होगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। और इसी फंड में एम्प्लॉय भी अपनी तनख्वाह से कुछ भाग कटवाकर कंट्रीब्यूट करता है। और इस फंड का जो कंट्रोल होता है वो बाहर के लोगों के पास होता है। कोई अलग से एक फंड क्रिएट करके उसकी एक ट्रस्ट बना दी जाती है और ट्रस्ट के ट्रस्टी अपॉइंट कर दिए जाते हैं। और इस ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरी होते हैं वो होते हैं कंपनीज के एम्प्लॉइज। और ये जो फंड है ये इस पर्टिकुलर कंपनी का पर्टिकुलर फंड नहीं है, बेसिकली एक फंड है जिसमें और भी बड़े सारे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट करेंगे अपने एम्प्लॉइज के लिए। एक फंड है जो कि सेपरेट है फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से अलग है, एक इंडिपेंडेंट फंड है। 10 अलग अलग कंपनीज, इसे हम कहते हैं मल्टी एम्प्लॉयर प्लान। 10 अलग अलग कंपनीज इस फंड में हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट या एक साल में जो टोटल अमाउंट है वो कंट्रीब्यूट करती हैं और अपने एम्प्लॉइज के बिहाफ पर, और कंपनी के एम्प्लॉइज भी अपनी सैलरी से कटवाकर एक अमाउंट इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर इस फंड को वो जो ट्रस्टीज हैं जो कि एक्सटर्नल हैं, कंपनी के बाहर के लोग हैं, वो इस फंड को गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अदर सिक्योरिटीज में, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर रिटर्न्स मिलते हैं। वो रिटर्न्स भी इसी फंड में ऐड होते हैं। एक फंड में 3 तरह से अमाउंट प्लस हुआ। पहली बात, फंड कहां पर है? कंपनी के अंदर नहीं, कंपनी के बाहर। कंट्रोल एम्प्लॉयर का है, कंपनी का नहीं, ट्रस्टीज का है। ट्रस्टीज कौन है? इसका ट्रस्ट बनाकर कुछ लोगों को, एक अलग ग्रुप को इसका कंट्रोल दे दिया गया, वो इसे कंट्रोल कर रहा है। तो क्या हुआ कि कुछ एम्प्लॉयर ने, कुछ कंपनीज ने मिलकर एक फंड बनाया। उस फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन करा हर साल और उसमें एम्प्लॉयज ने भी कंट्रीब्यूट करा और उस फंड को फिर उस ट्रस्ट में जो ट्रस्टीज थे उन्होंने इस फंड को कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करा, वहां से इंटरेस्ट मिला, वो भी इसी फंड में गया और ये फंड बढ़ता चला गया। अब क्या होगा, ये जो एम्प्लॉयज हैं, ये जो एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट करा, इनके जो एम्प्लॉयज हैं ये जैसे जैसे रिटायरमेंट लेते जाएंगे, जैसे जैसे इनकी एज आएगी, रिटायरमेंट इनको मिलेगी, इनको जो ग्रेच्युटी मिलनी है, जो प्रोविडेंट फंड मिलना है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो इनको मिलने हैं, वो इसी फंड में से दिए जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर हर महीने, हर साल जब एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है इस फंड के अंदर, तो वो जो लायबल है एम्प्लॉयर, कंपनी जो लायबल है, वो इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल है। एम्प्लॉय को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने के लिए लायबल नहीं है। कंपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंपनी अपने एम्प्लॉइज के एम्प्लॉयमेंट के दौरान इस फंड में कंट्रीब्यूट करने के बाद अपनी लायबिलिटी जीरो कर देती है। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए कंपनी लायबल नहीं है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान को लेकर। कंपनी जब एम्प्लॉय जॉब में था तभी अपना लायबिलिटी पे कर देती है। कंपनी हर महीने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट अपने एम्प्लॉय के बिहाफ पर जो कंट्रीब्यूट करती है इस डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर, वो अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो जाती है। कंपनी ने हर महीने एम्प्लॉय के बिहाफ पर जो अमाउंट कंट्रीब्यूट करा, यही कंपनी की लायबिलिटी थी जो उसने चुका दी, और इसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता रहा और इसमें इंटरेस्ट भी ऐड होता रहा। अब जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेगा तो लायबिलिटी किसकी होगी? कंपनी की नहीं, कंपनी की लायबिलिटी खत्म। कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अब लायबल कौन है पे करने के लिए? ये फंड, ये ट्रस्ट जो बनी थी एम्प्लॉइज, इसमें बेनिफिशियरी हैं। तो बेनिफिशियरी कौन है? एम्प्लॉइज। और लायबिलिटी किसकी है? ट्रस्ट की। तो यहां पर एम्प्लॉय को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कौन देगा? ये ट्रस्ट। कौन नहीं देगा? एम्प्लॉयर, क्योंकि उसकी लायबिलिटी नहीं है, वो अपनी लायबिलिटी चुका है। कब? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर बेनिफिशियरी एम्प्लॉय है और उसको बेनिफिट मिलते हैं इस ट्रस्ट से, इस फंड से, न कि एम्प्लॉयर से। वो अपना काम कर चुका है पहले, राइट? देखिएगा, अंडर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान द एंटरप्राइज एंड द एम्प्लॉय बोथ अग्री टू कंट्रीब्यूट टू द फंड। एक फंड बनता है, इसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा। यह सब आप पढ़ चुके हैं पहले कभी ना कभी। दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसमें तीसरा,
जब इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है तो इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो भी इसमें जाकर इन्वेस्ट हो इसमें जाके एक्यूमुलेट होता है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन और रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, सब तीनों इसमें जाते हैं और ये फंड बढ़ता चला जाता है। किसी भी एम्प्लॉयर का कोई भी एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट लेता है तो उसको उसके जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन थे उसके रेस्पेक्टिव यहां से एक लम सम मिल जाता है एज अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। राइट बच्चों, अब देखिए ये जो फंड है ये किसी एक एम्प्लॉयर का नहीं है। इस फंड में अलग अलग कंपनी से बड़े सारे एम्प्लॉयर से बड़ी सारी कंपनी से कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो किसी भी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय रिटायरमेंट होती है तो इस फंड से उसको एक अमाउंट मिलेगा। सेकंड पैराग्राफ देखिएगा, द एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन, जो एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन है इज लिमिटेड, वो सीमित है उतने ही अमाउंट तक, टू द अमाउंट, उसी अमाउंट तक दैट इट एग्रीज, जिसपे वो राजी होता है, टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दी फंड, जितना वो फंड में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। एम्प्लॉयर की लायबिलिटी सीमित है उस अमाउंट तक जो वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा हर महीने हर साल इस फंड के अंदर, बस वहीं तक सीमित है। इसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है इस बेनिफिट को पहुंचाने के लिए। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ एम्प्लॉयर इज नो लॉन्गर लायबल, एम्प्लॉयर लायबल नहीं रहता टू पे द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने के लिए एम्प्लॉयर की कोई लायबिलिटी नहीं है क्योंकि वो अपनी लायबिलिटी चुका चुका है इस फंड के अंदर हर महीने कंट्रीब्यूट कर कर। एम्प्लॉयर की लायबिलिटी सीमित है उस अमाउंट तक जो वो कंट्रीब्यूट करेगा एक रेगुलर इंटरवल पर इस फंड के अंदर। उसके बाद जब उसने अपने एम्प्लॉयज के बिहाफ पे इस फंड में एक रेगुलर इंटरवल पे कंट्रीब्यूशन दे दिया तो उसने अपना काम ईमानदारी से कर दिया। अब जो लायबिलिटी है वो इस फंड की, इस ट्रस्ट की है कि वो अपने बेनिफिशियरीज को, अपने एम्प्लॉयज को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करे। द अमाउंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज डिपेंड, एम्प्लॉय को किस, और ये जो फंड है ये एक एम्प्लॉयर का नहीं है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, बड़ी सारी कंपनीज का एक सिंगल फंड, एक सिंगल ट्रस्ट है, और किस कंपनी के किस एम्प्लॉय को कितना मिलेगा पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिपेंड करेगा उस एम्प्लॉय के बिहाफ पर, कितना कंट्रीब्यूट करा था एम्प्लॉयर ने और कितना कंट्रीब्यूट करा था उस एम्प्लॉय ने खुद। The amount of the post employment benefit received by the employee depends upon the amount ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का रिसीव होगा किसी भी एम्प्लॉय को, वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करा था, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस पेड बाय द एंटरप्राइज, कंपनी ने कितना डिपॉजिट करा था एम्प्लॉय के बिहाफ पर और कितना डिपॉजिट किया गया था बाय द एम्प्लॉय टू अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान टुगेदर विद इंटरेस्ट अराइजिंग फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन। कितना सिंपल पैराग्राफ है कि किसी भी एम्प्लॉय को जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा उसका अमाउंट डिपेंड करेगा इस बात पर कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करा था इस फंड में एम्प्लॉयर ने, कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करा था एम्प्लॉय ने खुद, और इस दोनों के कंट्रीब्यूशन पे जब उसको इन्वेस्ट किया गया तो कितना उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला जो इस फंड में ऐड हुआ। तो तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से, तीन चीजों के मिक्सचर से एम्प्लॉय को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा। एक, contribution by the employer, second contribution by the employee, third interest on investments। तीनों को एक्यूमुलेट करके जो बनता है शेयर वो बतौर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के इस एम्प्लॉय को रिसीव होगा बच्चों। राइट, इसके बाद आगे आ जाइए। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में बी ऑफ थ्री टाइप्स, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स, सेकेंड स्टेट प्लान, इंश्योर्ड बेनिफिट्स। अगर कई सारे एम्प्लॉयर मिलकर, जैसे एक कंपनी है ए लिमिटेड, सेकेंड कंपनी बी लिमिटेड, सी लिमिटेड एंड सो ऑन, इसी तरह से और भी कई कंपनीज हैं, वो सब मिलकर एक फंड बनाती हैं और इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, और इनके जो एम्प्लॉयज हैं, इन सब कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी अपनी सैलरी से इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट, वो भी इस फंड के अंदर चला जाता है और ये फंड एक्यूमुलेट होकर एक बड़ा फंड बनता है। इसी से पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे होते हैं और ये कहलाता है मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स। ऐसी स्टेट भी प्लान बना सकती है। और इंश्योर्ड बेनिफिट्स, इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम एम्प्लॉयज के बिहाफ पर
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं या उसके बिहाफ पर, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बिहाफ पर कोई ट्रस्ट बना देते हैं, तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले या उसके बेनिफिट के लिए कोई एक पर्टिकुलर ट्रस्ट बना दे, तो ये कहलाते हैं इंश्योर्ड बेनिफिट्स। नॉर्मली इसमें इंश्योरेंस पॉलिसीज ही आती हैं बस। तो बच्चों ये था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। इट मे बी ऑफ 3 टाइप्स, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, स्टेट प्लान और इंश्योर्ड बेनिफिट। इसको भी अभी हम दोबारा फिर एक बार डिस्कस करेंगे, राइट। चलो बच्चों, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स। तो देखिएगा, पहला मल्टी एम्प्लॉयर प्लान। अभी जो मैंने आपको बताया कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में बी ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज मल्टी एम्प्लॉयर प्लान। पूरा समझा चुका हूं, मैंने अभी आपको लिखकर समझाया था कि एक से ज्यादा एम्प्लॉयर एक फंड क्रिएट करते हैं और उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, एम्प्लॉयज भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसे इन्वेस्ट करके वहां पर इंटरेस्ट भी कंट्रीब्यूट होता है और तीनों से मिलकर जो टोटल एक्यूमुलेटेड फंड है वहां से एम्प्लॉयज को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो राइटिंग है, क्योंकि जल्दी से आपके सामने से इनविजिबल हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप लिखेंगे। लेकिन एक मैं आपके लिए कंफर्ट कर सकता हूँ, वो क्या कि ये जो गूगल ड्राइव पर क्लास अपलोड होती है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में मैं ये पीपीटीज भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको इसको लिखने के लिए वीडियोस को पॉज ना करना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। और आप जो गूगल ड्राइव पर जब AS15 ओपन करेंगे और वहां पर जब आप वीडियोस देखेंगे तो साथ में पीपीटी भी आपको अवेलेबल मिलेगी। आप पीपीटी वहां से डाउनलोड करके आराम से उसको कॉपी कर सकते हैं मेरे रजिस्टर में। इसके लिए आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले पीपीटी कॉपी कर लेना, उसके बाद वीडियो देख लेना। चलो, मल्टी एम्प्लॉयर प्लान्स। अ मल्टी एम्प्लॉयर प्लान A multi-employer plans usually includes participation of 2 or more unrelated employers. मैंने आपसे कहा था ये आपस में रिलेटेड नहीं है, सब अलग अलग एम्प्लॉयर्स हैं। बाय क्रिएटिंग, और वो क्रिएट करते हैं क्या, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी, फॉर एग्जांपल अ ट्रस्ट। एक से ज्यादा एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने एक ट्रस्ट क्रिएट करी। एम्प्लॉयर्स कैसे हैं, अनरिलेटेड, सब अलग अलग हैं। और जो ट्रस्ट है वो इनके कंट्रोल में नहीं है, वो एक एक्सटर्नल्स के पास है, बाहर के लोगों के पास है। एक अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट ट्रस्ट क्रिएट की गई है बच्चों। द प्लान इज यूजुअली एडमिनिस्ट्रेड बाय अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीड। इसे कौन, प्लान को, इस फंड को कौन कंट्रोल करता है, एक सेपरेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। ऑल द पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयज, जितने भी पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयर्स हैं इस फंड के, कॉन्ट्रीब्यूट इन ट्रस्ट और प्लान फॉर द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉयज। सभी जो पार्टिसिपेटिंग एम्प्लॉयर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड के अंदर अपना पैसा अपने एम्प्लॉयज के पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए। द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस and debited to P&L account for the year in which it is incurred. हर साल जितना भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी हर साल जितना भी अमाउंट अपने प्रॉफिट से निकालकर कंट्रीब्यूट करेगी इस फंड के अंदर, इस इंडिपेंडेंट फंड में जितना भी एम्प्लॉयर या कंपनी या एंटरप्राइज जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगी इस फंड के अंदर, जिससे कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिए जाएंगे एम्प्लॉयज को, उतना पैसा जितना भी हर साल कंट्रीब्यूट किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा, वो पैसा P&L के डेबिट में बतौर एक एक्सपेंस के रिकॉग्नाइज होगा उस साल जिस साल ये पे किया गया। यानी कि हर साल अलग अलग P&L में रिकॉग्नाइज होगा उसी साल के P&L में। ठीक है बच्चों, कॉपी करिए इसको रजिस्टर में। द कंट्रीब्यूशन इज इन्वेस्टेड, और जब इस फंड में बड़े सारे एम्प्लॉयर्स अपना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसको इन्वेस्ट किया जाएगा एसेट्स में। एसेट्स से मतलब यहां पर सिंपल इन्वेस्टमेंट से है। एसेट्स मींस इन्वेस्टमेंट। एंड इट इज कॉल्ड प्लान एसेट्स, और इसे क्या कहते हैं, प्लान एसेट्स। इसी के ऊपर पास्ट एग्जाम्स में जो पेपर हुए अभी तक, उसमें 3 अलग अलग अटेम्प्ट में 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो इसी टॉपिक के हैं बच्चों। 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसी टॉपिक के ऊपर 3 अलग अलग एग्जाम से पूछी गई हैं। ये तीनों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। Thus the assets are aggregated for all employers, और ये जो फंड है ये सभी एम्प्लॉयर्स का accumulated contributed फंड है। एंड आर अवेलेबल, और ये फंड अवेलेबल होता है, ये प्लान एसेट्स अवेलेबल होती है, इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। एंड अनरेस्ट्रिक्टेड, और ये रोका नहीं जा सकता, टू पे बेनिफिट्स टू ऑल द एम्प्लॉयज। अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये किसी भी एम्प्लॉयर के किसी भी एम्प्लॉय को पेबल है।
क्योंकि सभी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ही फंड में इन्वेस्ट करा, एक ही फंड में कंट्रीब्यूट करा, इसलिए इसका बेनिफिट सभी एम्प्लॉयर की जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स, उनके एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट किसी भी एक कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि ये सभी के लिए अनरेस्ट्रिक्टेड है, खुला हुआ है, ओपन है कि उनके एम्प्लॉयज को इसमें से बेनिफिट मिलेगा। रिगार्डलेस, इस बात की कोई परवाह नहीं की जाती कि एम्प्लॉय किस एम्प्लॉयड में है। ये कहते हैं कि टू पे बेनिफिट्स टू ऑल द एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ होम दे आर एम्प्लॉयड बाय। किस एम्प्लॉयर ने उनको एम्प्लॉय करा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस फंड के जो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके एम्प्लॉयज के लिए ये बेनिफिट अवेलेबल है। अब जब एम्प्लॉय इसमें से पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट लेगा तो ये मैटर नहीं करेगा कि ये एम्प्लॉय किस एम्प्लॉयर से बिलोंग करता है, क्योंकि एम्प्लॉयर की ये लायबिलिटी है ही नहीं। वो तो हर महीने हर साल इस फंड में कंट्रीब्यूट करके अपनी देनदारी, अपनी लायबिलिटी से मुक्त हो चुका है। अब ये लायबिलिटी फंड की है और इसका बेनिफिशियरी एम्प्लॉय है। तो ये बात बिल्कुल इस बात की केयर नहीं करनी कि ये एम्प्लॉय किस एम्प्लॉयर के अंदर एम्प्लॉयड है। बस ये एम्प्लॉय है, इसके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा था, तो इस एम्प्लॉय का ये हक है, ये बेनिफिशियरी, इसका अधिकार है ये कि इस फंड से इसको पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जाए। राइट बच्चों? In other words, there is no segregation of assets in a particular employer's account। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फंड है जिसमें कई सारे एम्प्लॉयर्स ने कंट्रीब्यूट करा और इस फंड को जो इन्वेस्ट किया गया और वो जहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया वो कहलाई एसेट्स, प्लान एसेट्स, इनको हम एम्प्लॉयर के हिसाब से सेग्रीगेट नहीं करेंगे। ये सभी एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूटेड एक सिंगल अमाउंट है, सिंगल प्लान एसेट्स है और इसका बेनिफिट इनके एम्प्लॉयज को मिलेगा। एम्प्लॉयज को पेमेंट करने के लिए एम्प्लॉयर के हिसाब से इसको सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा। बच्चों, फिर मैं कह रहा हूं, ये जो बॉक्स है जिसमें बड़े सारे एम्प्लॉयर्स ने कंट्रीब्यूट करा, फिर इस पैसे को इन्वेस्ट किया गया। जहां पर इसका इन्वेस्टमेंट हुआ वो कहलाया बच्चों प्लान एसेट्स। ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली प्लान एसेट्स कहलाता है। ये इन्वेस्टमेंट प्लान एसेट्स की डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान को जब इन्वेस्ट किया गया तो ये बना प्लान एसेट्स और इसका बेनिफिट एम्प्लॉयज को मिलेगा। और ये नहीं देखा जाएगा कि ये एम्प्लॉय किस एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉयड था, ना ही इस प्लान एसेट्स को सेग्रीगेट अलग अलग किया जाएगा एम्प्लॉयर के रेस्पेक्टिव। नो, नेवर। इंश्योर्ड बेनिफिट्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो एम्प्लॉयर लेता है एम्प्लॉय के लिए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए। वेयर एन एम्प्लॉयर टेक्स इंश्योरेंस पॉलिसी, जब कोई एम्प्लॉयर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी, किसी एक इंश्योरेंस कंपनी से, फॉर मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशन, अपनी देनदारी को पूरा करने के लिए, जो आती है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में, द पेमेंट ऑफ फिक्स्ड प्रीमियम, तो इस पे एम्प्लॉयर जो प्रीमियम पे करता है अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रीटेड, उसे ट्रीट किया जाता है बतौर कंट्रीब्यूशन के डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में। इस बार क्या हुआ कि किसी एक फंड में कंट्रीब्यूट न करके एम्प्लॉयर ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए। अब जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के बाद एक 50 लाख का या 20-30 लाख का एक पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलना है, तो रिटायरमेंट के बाद, अब रिटायरमेंट उसकी है 12 साल बाद या 14 साल बाद, एम्प्लॉय को 14 साल के बाद रिटायर होना है, तो 14 साल के लिए एम्प्लॉयर ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली और 14 साल की रिटायरमेंट के बाद जो एम्प्लॉय को मिलना है वो अमाउंट है 40 लाख रुपए। तो एम्प्लॉयर ने क्या करा, 40 लाख रुपए वो आसानी से एम्प्लॉय को दे सके, एकदम से बिजनेस से 40 लाख ना निकालने पड़े, इसके लिए एम्प्लॉयर ने उसे एम्प्लॉय के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उस पॉलिसी का जो मैच्योर्ड अमाउंट है बच्चों वो 40 लाख रुपए है और 14 साल की ये पॉलिसी है। तो जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेगा तभी ये पॉलिसी भी मैच्योर हो जाएगी और इंश्योरेंस कंपनी 40 लाख रुपए एम्प्लॉय को पे भी कर देगी, क्योंकि बेनिफिशियरी कौन है, एम्प्लॉय, लेकिन प्रीमियम कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का पे करना। 40 लाख रुपए देना एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं है, ये लायबिलिटी अब इंश्योरेंस कंपनी की है और इसका बेनिफिशियरी एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर की लायबिलिटी सीमित है सिर्फ प्रीमियम के अमाउंट तक, जो वो हर महीने या हर 3 महीने 6 महीने जो भी वो डिसाइड करता है या हर साल जो प्रीमियम, वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करेगा इंश्योरेंस कंपनी को एम्प्लॉयर, बस वो उसकी एक लायबिलिटी है। इसके बाद पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देना, ये लायबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की है कि वो 40 लाख रुपए एम्प्लॉय को पे करे। तो ये भी अगर एक एम्प्लॉयर बजाय किसी फंड में कंट्रीब्यूट करने के अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी पर जो वो प्रीमियम पे करेगा वो प्रीमियम भी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का पार्ट माना जाएगा। ये भी एक प्रकार का डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है।
राइट। इसके बाद डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान खत्म। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफाइंड बेनिफिट प्लान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया था कि इसके लिए तो एक्चुअल वैल्यूएशन करानी होगी, एक्चुअरीज की मदद लेनी होगी। इसमें क्या होगा कि किसी एक, ये बेसिकली डिफाइंड बेनिफिट प्लान में, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एक हल्का सा डिफरेंस समझो। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एक फंड के अंदर, और डिफाइंड बेनिफिट प्लान में एम्प्लॉयर बेनिफिट पहुंचाता है सीधा अपने एम्प्लॉय को। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है एम्प्लॉयर इनडायरेक्टली। पैसा कहां कंट्रीब्यूट करता है? फंड में, और फिर लायबिलिटी किसकी होती है? फंड की। फंड से पे किया जाता है, ट्रस्टी फंड से पे करते एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयर के लिए डायरेक्टली एम्प्लॉय को लेकर कोई लायबिलिटी नहीं होती। एम्प्लॉयर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को लेकर डायरेक्टली लायबल नहीं होता। दोबारा सुनो, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एम्प्लॉयर की लायबिलिटी सिर्फ कंट्रीब्यूशन की है कि वो हर महीने हर साल अमाउंट कंट्रीब्यूट करे फंड के अंदर। लेकिन जहां तक बात एम्प्लॉय को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने की है, उसके लिए सीधे तौर पे एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता। लायबिलिटी फंड की होती है, ट्रस्टीज की होती है। एम्प्लॉयर की लायबिलिटी सीमित है कि बस वो इस फंड में कंट्रीब्यूट करे एक रेगुलर इंटरवल पर। इसके जस्ट उल्टा, इसका विपरीत, इसके जस्ट ऑपोजिट है डिफाइंड बेनिफिट प्लान। इसमें सीधा लायबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है। इसमें एम्प्लॉयर सीधा एम्प्लॉय से वायदा करता है कि तुम ये शर्त पूरी करो, मैं तुमको ये बेनिफिट दूंगा। अब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के सामने कुछ कंडीशंस लगाता है कि तुम इन कंडीशन को पूरा करो तो ये बेनिफिट मैं तुम्हें दूंगा, तो यहां पर एम्प्लॉयर सीधा कनेक्ट हुआ एम्प्लॉय से। कोई फंड नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सीधा एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देना चाहता है। यहां पर सीधा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कह रहा है अगर तुम इन कंडीशंस को पूरा कर दोगे मैं तुम्हें 50 लाख का बेनिफिट दूंगा, 40 लाख का बेनिफिट दूंगा, या 10 लाख का बेनिफिट दूंगा। तो यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कोई एक्सटर्नल एंटिटी नहीं है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में एक्सटर्नल एंटिटी थी। एम्प्लॉयर ने पैसा कंट्रीब्यूट करा फंड में, वो जो फंड था वही तो एक्सटर्नल एंटिटी थी। यहां पर कोई एक्सटर्नल एंटिटी नहीं है डिफाइंड बेनिफिट प्लान में। या सीधा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में हुआ। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहता है कि 4 साल जॉब में रहो, यू मस्ट बी कंटिन्यूसली इन योर जॉब। तुम 4 साल जॉब में रहो तो 4 साल बाद मैं तुम्हें 20 लाख रुपए का इनाम दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। इसका तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी वेजेस, तुम्हारे परक्विजिट्स, एमिनिटीज, फैसिलिटीज, अलाउंसेस से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ये जितने भी तुम्हारे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ही तुमको मिलते रहेंगे। मैं 4 साल तुम अगर जॉब में रहते हो लगातार और 4 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हें 20 लाख का ओवर एंड अबव एक एडिशनल अमाउंट दूंगा। ये मैं तुम्हें बेनिफिट दूंगा। ये मेरा डिफाइंड बेनिफिट है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, इन राइटिंग एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें ये प्रॉमिस करूंगा मैं लीगल डॉक्यूमेंट में कि तुमको 20 लाख रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। सब कुछ जो मिलता है मिलता रहेगा। इसके अलावा ये कहीं से डिडक्ट नहीं होगा। ये मैं तुमको एक बेनिफिट पहुंचाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 4 साल बाद वो जॉब छोड़ के चला जाए। ये कंपलसरी मैंडेटरी कि वो 4 साल बाद जॉब छोड़ना, वो जॉब छोड़े ना छोड़े उसकी मर्जी। बस एम्प्लॉयर को डर ये कि 4 साल से पहले जॉब ना छोड़ दे। एक्चुअली वो एक ना स्किल्ड फुल पर्सन है, एक स्किल्ड स्टाफ है। वो कंपनी जानती है कि इसके पास बहुत नॉलेज है, बड़ा एक्सपीरियंस है, इसको क्यों ना इसको एक्सप्लॉइट किया जाए। इस एम्प्लॉय से अपने बाकी के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिलवाई जाए, या जो इस पर हमारी कॉस्ट इनकर हुई इसकी ट्रेनिंग पर वो तो कम से कम वसूल ले हम। क्या पता कंपनी ने उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर कोई कॉस्ट इनकर की हो उसके स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, उसकी स्टडीज के ऊपर और उसके ट्रेनिंग के ऊपर। कंपनी उसको रियलाइज करना चाहती है, उसको वसूलना चाहती हो। तो कंपनी ने मैंने एक एग्जांपल, ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके कहा कि कंपनी ने अपने एम्प्लॉय से कहा कि तुम अगर 4 साल जॉब में रहती हो तो हम तुम्हें 20 लाख रुपए देंगे। ये बेनिफिट है। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एंटिटी नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आया जिसको बीच में गवाह बना गया हो कि मिस्टर वाई तुम गवाह बनो कि हम मिस्टर एक्स को 20 लाख रुपए देंगे। कोई मिस्टर वाई नहीं यहाँ पर एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, और सीधा उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एम्प्लॉयर एक बेनिफिट देने की बात करता है एम्प्लॉय को एक शर्त के पूरा होने पर। इसके लिए लायबिलिटी सीधे सीधे एम्प्लॉयर की है। और ये फैसिलिटी, ये बेनिफिट कब दिया जाएगा? 4 साल बाद। तो 4 साल बाद जो 20 लाख पे होगा उसके लिए 4 साल का इंतजार नहीं होगा। 20 लाख को 4 साल से डिवाइड करा जाएगा तो आएगा 5 लाख। पहले साल से ही 5 लाख 5 लाख 5 लाख अलग करके 20 लाख इकट्ठा करके चौथे साल में ये पैसा एम्प्लॉय को दिया जाएगा।
इसके लिए एक्चुअरीज, एक्चुअल वैल्यूएशन और डिस्काउंटिंग फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। कैसे, अभी समझाता हूं। पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लें, इसे लिख लो आप। डिफाइंड बेनिफिट प्लान, defined benefit plans are retirement benefits or retirement benefits plan like gratuity, maybe pension plan, okay, that defines an amount of benefits to be provided usually on the basis of age, year of service or compensation oblique salary etc. ये कह रहे हैं कि जो पेंशन मिलती है, किस एम्प्लॉय को कितनी पेंशन मिलेगी डिपेंड करेगा उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर सैलरी कितनी थी, मतलब कितना कॉम्पेंसेशन कंपनी उसको कॉम्पेंसेट करती थी, उसका एज कितना था, उसने कितने साल जॉब करी। इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ही किसी भी एम्प्लॉय को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के तौर पर पेंशन या ग्रेचुटी मिलती है। फॉर एग्जांपल, अ ग्रेचुटी पेमेंट ऑब्लिगेशन एट द टाइम व्हेन द एम्प्लॉय लीव्स द एंटरप्राइज और रिटायर्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट सर्विस पीरियड। ग्रेचुटी का जो कैलकुलेशन होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस एम्प्लॉय का पास्ट जो सर्विस पीरियड है वो कितना रहा और उसका सैलरी पैकेज कितना था। सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम पर उसकी सैलरी कितनी थी। इन दिस केस बेनिफिट इज डिफाइंड, इस केस में बेनिफिट डिफाइंड है बट नॉट द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। ये तो पक्का है कि बेनिफिट मिलेगा, ये तो पक्का है। जब वो एम्प्लॉय जॉब में था तो ये पक्का था कि उसे ग्रेचुटी मिलेगी, पक्का उसे पेंशन मिलेगी, लेकिन कितनी मिलेगी वो नहीं पता था। तो इस केस में डिफाइंड बेनिफिट प्लान में अमाउंट डिफाइंड नहीं है, लायबिलिटी डिफाइंड है। ठीक है, बेनिफिट ये मैंने क्या बोला कि इन दिस केस जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉय को मिलेगा, इनके पेंशन पक्का मिलेगी, ग्रेचुटी पक्का मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा पेंशन ग्रेचुटी का, ये डिफाइंड है। लेकिन कितना अमाउंट मिलेगा इसलिए नहीं पता क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि रिटायरमेंट के टाइम पर उसकी सैलरी कितनी थी और उसकी एज कितनी थी और उसका ईयर ऑफ सर्विस कितना था। एज से ज्यादा इंपॉर्टेंट, एज इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर ऑफ सर्विस कितनी थी। मैं ये कह रहा हूं कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान में जो बेनिफिट डिफाइंड है, जो एम्प्लॉय को मिलने हैं, जैसे ग्रेचुटी पेंशन मिलनी है, लेकिन उसका अमाउंट कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन मिलेगा ये पक्का पता है। अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान, अब ये तो मैंने बात पोस्ट एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की कर दी। अचानक मैं वापस आता हूं अपने एग्जांपल पे जो मैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान को लेकर समझा रहा था। देखिए वही एग्जांपल है। अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान द एम्प्लॉयर अंडरटेक्स, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर राजी होता है पे करने के लिए कि स्पेसिफिक अमाउंट अपने एम्प्लॉय को ऑन द फुलफिलमेंट, पूरा होने पर कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस, एम्प्लॉय के सामने कुछ शर्तें रखी जाती हैं। अगर वो उन शर्तों को पूरा कर देता है तो एम्प्लॉयर उससे वायदा करता है, प्रॉमिस करता है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट मैं तुम्हें पे करूंगा इन शर्तों के पूरा होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड प्रोमिसेस, ए लिमिटेड ने प्रॉमिस करा किससे, टू पे करने का। ए लिमिटेड प्रोमिसेस टू पे टू इट्स एम्प्लॉय मिस्टर बी। ए लिमिटेड ने मिस्टर बी से वायदा करा, प्रॉमिस करा कि हम तुमको पे करेंगे क्या, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक पर्टिकुलर अमाउंट, इस शर्त पर ऑन द कंडीशन दैट और ऑन द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूएशन इन जॉब, कि अगर वो नौकरी में बना रहता है फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो उसे बताया गया। अगर एम्प्लॉय से कहता है कि तुम इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए जॉब में बने रहो, नौकरी में रहो, नौकरी मत छोड़ के जाना, अगर तुम इतने समय तक नौकरी में बने रहते हो तो इतने समय के बाद हम तुम्हें ये पर्टिकुलर अमाउंट बतौर एक रिवॉर्ड के एक बेनिफिट के तौर पे तुम्हें देंगे। ये बेनिफिट डिफाइंड है, यहां पर अमाउंट भी डिफाइंड है, राइट। उस केस में मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, जैसे तुम 5 साल जॉब में रहो तो तुमको मिलेगा 20 लाख। अब 20 लाख रुपए 5 साल बाद एकदम से कहां से आएंगे, 5 से डिवाइड करो, ये बनेगा 4 लाख। तो कंपनी को चाहिए कि हर साल प्रॉफिट से 4 लाख रुपए निकाले और इसे कहीं गड्ढे में दबा दे। 4 लाख गड्ढे में क्यों दबा दे, ताकि गड्ढा, क्योंकि 4 लाख रुपए निकाल के साइड में रख के फिर निकाल के दोबारा खर्च कर रही है तो निकले कहां। कंपनी अगर 4 लाख कंपनी को अगर 5 साल बाद 20 लाख रुपए देने, तो 5 साल के बाद का वेट क्यों हो रहा है। 5 साल बाद अचानक प्रॉफिट से 20 लाख निकलेगा तो कंपनी से एक अननेसेसरी कैश का आउटफ्लो हो जाएगा, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल की कमी ना हो, नेगेटिवली वो अफेक्ट ना हो 5 साल बाद, तो जरूरी है कि जब हम जानते हैं कि 5 साल बाद 20 लाख देने हैं तो 5 साल का वेट ना करके पहले साल से ही 4 लाख अगले 5 साल तक अलग करो। लेकिन ये बताओ 4 लाख जो हमारे साल प्रॉफिट से निकालेंगे, अगर उसे अपने पास कहीं कोने में दबा के रखेंगे तो इससे बड़ा पागलपन और नहीं हो सकता।
हम अपने बिजनेस से, अपने चलते हुए बिजनेस से जो हमको एक 45% का ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है, वहां से पैसा निकाल के हम उसे गड्ढे में दबा रहे हैं जहां से कुछ नहीं मिल रहा। और पता चला कि बिजनेस में कैश की कमी है तो बाहर से लोन उठाया, अपना पैसा निकाल के गड्ढे में दबा दिया और बाहर से लोन लिया और नेगेटिव। एक तो पैसा मिसयूज हुआ, मतलब यूज ही नहीं हुआ, और ऊपर से बाहर से पैसा लेके वहां पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हर साल 4 लाख रुपए बिजनेस से निकालेंगे, लेकिन उसे कहीं गड्ढे में ना दबाकर, तिजोरी में ना रखकर, कहीं कैपिटल मार्केट में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि वो पैसा सेफ एंड सिक्योर भी हो और उस पर रिटर्न्स भी मिले। अब रिटर्न्स का लालच भी है। हमने कहा कि हम हर साल 20 लाख रुपए के लिए हर साल 4 लाख रुपए निकालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। जब हमारा और इन्वेस्टमेंट होगा तो हमें तकरीबन ऑन एन एवरेज, फॉर एग्जांपल, हमें 21,22,000 मिलेंगे 5 साल बाद। 21,22,000, ये क्या बात हुई? ये 21,22,000 बन जाएगा, 1,22,000 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अरे भाई, आप बाहर से 1,22,000 कमा रहे हो, जरा अपने बिजनेस का जीपी रेशियो देखो। आपके बिजनेस का जीपी रेशियो ऑलमोस्ट 50% है। अपने बिजनेस से 50% से, ये मैंने 21,22,000 ज्यादा बड़ा अमाउंट ले लिया, इंटरेस्ट मुझे कम लेना था, कोई बात नहीं, मुझे अभी आपको समझाना है। फोकस कैलकुलेशंस पर नहीं, फोकस है आपके अंडरस्टैंडिंग पर। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अपने बिजनेस से 4 लाख निकाल के 20 लाख इन्वेस्ट करके 21,20,000 लेने से बढ़िया है कि हम अपने बिजनेस से हर साल 4 लाख न निकालें, क्योंकि हमारे बिजनेस में जितने रिटर्न्स हमको मिलते हैं उतने रिटर्न्स इस पूरे समाज में, पूरे संसार में हमें कोई और नहीं दे सकता। हम कहां पर इन्वेस्ट करें, हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15% बस। हमारे बिजनेस का जो जीपी रेशियो है वो तो 48% है। तो ये पागलपन नहीं कि जहां से हमको रिटर्न्स 48% मिल रहे हैं वहां से हम पैसा विड्रॉ करें और कहीं और इन्वेस्ट करें जहां से हमको रिटर्न्स सिर्फ 12% के मिले। हम 48% से पैसा निकाल के 12% पे इन्वेस्ट करें। दिस इज वेरी रॉन्ग, और ये तो बिल्कुल एक गलत बात है। तो हम क्या करेंगे, अब करें क्या? अपने बिजनेस से पैसा नहीं निकालते तो 5 साल बाद एकदम से 20 लाख कहां से आएगा? पैसा निकालते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हमें रिटर्न्स मिलेंगे 12%, जबकि हमारे बिजनेस में रिटर्न्स 48%। क्या करें? बीच का रास्ता निकालेंगे। पैसा तो हर साल बिजनेस से निकालना पड़ेगा, ताकि 5 साल बाद जो बेनिफिट देना है वो एक डिफाइंड बेनिफिट है। 20 लाख पक्का देना है 5 साल बाद। तो हमें, जो हमने एम्प्लॉय से कहा था कि 5 साल जॉब में रहो तो 20 लाख देंगे, वो रुक गया 5 साल, तो 20 लाख देना होगा। तो 5 साल बाद 20 लाख एकदम से कैसे निकलेगा बिजनेस से? तो हमें हर साल इसको 5 से डिवाइड करके हर साल बिजनेस से पैसा विड्रॉ करना चाहिए। लेकिन हम इसको 20 लाख को 5 से डिवाइड करके हर साल 4 लाख विड्रॉ ना करें। हम यहाँ पर एक्चुअरीज की मदद लें, एक्चुअल साइंस की मदद लें, एक्चुअल वैल्यूएशन की मदद लें, और ये पता लगाएं कि जो 20 लाख रुपए हमें चाहिए 5 साल बाद, उनका आज हम उसके लिए कितना पैसा विड्रॉ करें, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। हम बच्चों यहाँ पर हम यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि हम हर साल अपने बिजनेस से कितना अमाउंट विड्रॉ करें, कितना मिनिमम विड्रॉ करें। हम अगले 5 साल तक हर साल अपने बिजनेस से कितना कम से कम अपने बिजनेस से हम कैश विड्रॉ करें, हम कितना मिनिमम निकालें, कितना कम से कम विड्रॉ करें और इन्वेस्ट करें कि वो उस पर जब इंटरेस्ट मिले, और वो इंटरेस्ट भी जब इन्वेस्ट हो और जब कंपाउंड इंटरेस्ट मिले और वो भी री इन्वेस्ट हो, तो ये इकट्ठा होते 5 साल में 20 लाख बन जाए। हमें 20 लाख रुपए निकालकर 21.5 लाख नहीं चाहिए, हमें 20 लाख चाहिए बस। इसके लिए हम 18,75,000, 18,60,000 निकालने में इंटरेस्टेड है। हमें 20 निकालकर 21.5 नहीं चाहिए, हमें 18.5 निकालकर 20 चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमें 20 लाख विड्रॉ करके 21.5 नहीं चाहिए, हमें 18.5 विड्रॉ करके 20 लाख चाहिए। हम इतना कम से कम अपने बिजनेस से विड्रॉ करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट होते उस पर इंटरेस्ट मिले, वो भी उसमें ऐड हो, उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिले, वो भी उसी में ऐड हो, और वो इकट्ठा होते वो एक्यूमुलेट हो जाए और वो इक्वल हो जाए 20 लाख के 5 साल के बाद। इसके लिए एक्चुअरीज की मदद लेनी होगी, एक्चुअल वैल्यूएशन करनी होगी। राइट, चलो बच्चों, टू अरेंज, अब ये वही बातें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। टू अरेंज दिस स्पेसिफाइड अमाउंट, इस स्पेसिफाइड अमाउंट को अरेंज करने के लिए, कब अरेंज करना है ये? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, 5 साल बाद। द एम्प्लॉयर withdraws a certain sum of money from his business
अब वो अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट हर साल विड्रॉ करेगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, पहले साल से शुरू करेगा और कब तक करता रहेगा विड्रॉ, टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर। इस अमाउंट को अरेंज करने के लिए स्पेसिफाइड पीरियड के बाद 5 साल बाद ये अमाउंट अवेलेबल हो जाए, इसके लिए वो पहले साल से ही अपने बिजनेस से कुछ अमाउंट विड्रॉ करेगा। कब तक? 5वें साल तक। एंड इन्वेस्ट, और इस पैसे को वो विड्रॉ करके इन्वेस्ट करेगा इट इन सम सिक्योरिटीज में फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड, उस 5 साल के लिए। दिस मेथड रिक्वायर्स सम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस taking actuarial assumptions and discounting factor to calculate the present value of invested amount। तो क्या करेगी कंपनी? अपने एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद जो एक डिफाइंड बेनिफिट देना है अपने एक एम्प्लॉय को, उसके लिए जितना भी अमाउंट पे करना है उसके लिए पहले साल से ही एक पर्टिकुलर अमाउंट को विड्रॉ करेगी और उसे इन्वेस्ट करेगी। और इन्वेस्टमेंट कितना किया जाए इसके लिए वो एक्चुअल वैल्यूएशन करवाएगी, एक्चुअली से इसकी वैल्यूएशन करवाएगी। इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज होगा और ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं जो एक्चुअलीज करेंगे, राइट। दस कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड आर मेड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन। इस प्रकार जो ग्रेच्युटी पे होनी है बच्चों, जो पेंशन पे होनी है, उसकी कैलकुलेशन हम एक्चुअल साइंस से, एक्चुअल वैल्यूएशन से करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन आपका स्टडी मेट में इसको रटिए। 10 इस प्रकार कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेच्युटी फंड, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड एक्सेट्रा आर मेड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, आर मेड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, आर मेड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन। बार बार कह रहा हूं, इसे पढ़िए क्योंकि इसी पर बेस्ड एक थ्योरी क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में। बिकॉज मेकिंग इन्वेस्टमेंट, इट इज बिकॉज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में डायरेक्ट रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है। इसमें एम्प्लॉयर ने सीधा प्रॉमिस करा एम्प्लॉय से कि मैं तुम्हें ये अमाउंट पे करूंगा, तो यहां पर लायबिलिटी एम्प्लॉयर की है। बिकॉज मेकिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का बनाना ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर की, इट मींस द एक्चुअल रिस्क। तो जो एक्चुअल रिस्क रहेगा या जो इन्वेस्टमेंट रिस्क रहेगा वो हमेशा किसके ऊपर रहेगा? एम्प्लॉयर के ऊपर। एक्चुअल जो एक्चुअलीज वो भी तो इंसान है, ठीक है, वो एक्चुअल साइंस की मदद लेते हैं और एक्चुअल वैल्यूएशन करते हैं, लेकिन ये कम ज्यादा हो सकता है अमाउंट, जरूरी नहीं कि परफेक्टली बिल्कुल इक्वल आए। तो यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यूएशन का जो रिस्क है या इन्वेस्टमेंट जहां पे करा वहां पर पता चला कॉर्पोरेट सेक्टर में मार्केट में रिसेशन आ गया और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बजाय बढ़ने के गिर गई, तो ये नुकसान चाहे वो इन्वेस्टमेंट रिस्क हो चाहे एक्चुअल वैल्यूएशन रिस्क हो, ये हमेशा एम्प्लॉयर पे रहेगा। क्यों? क्योंकि डिफाइंड बेनिफिट प्लान में रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट सीधा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होता है, तो यहां पर ऑब्लिगेशन सीधा एम्प्लॉयर की है। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान में ऐसा नहीं था, वहां पे ऑब्लिगेशन फंड की थी, ट्रस्ट की थी, और यहां पर ऑब्लिगेशन सीधा एम्प्लॉयर की है। तो जो भी एक्चुअल वैल्यूएशन रिस्क है या जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है, ये हमेशा किस पर रहेगा बच्चों? ये हमेशा सीधे तौर पे एम्प्लॉयर के ऊपर रहेगा। हाउएवर, अगर किसी प्रकार का कोई लॉस या गेन होता है ड्यू टू चेंज इन एक्चुअल वैल्यूएशन, एक्चुअरीज ने जो एक्चुअल वैल्यूएशन करी अगर वो कम रह गई तो हमें और एक्स्ट्रा एम्प्लॉयर को पे करना होगा, ये लॉस है। अगर ज्यादा हो गई तो रिटर्न होगा, ये गेन है। कोई भी अगर गेन या लॉस होता है एक्चुअरीज की वैल्यूएशन में कमी होने की वजह से, शुड बी रिकॉग्नाइज, तो ये रिकॉग्नाइज किया जाएगा इमीडिएटली, फॉरन इन P&L अकाउंट फॉर द ईयर। जब भी ये पता चलेगा कि एक्चुअरीज की जो एक्चुअल वैल्यूएशन थी उसमें थोड़ा सा कमी रह गई, तो लॉस हुआ या ज्यादा हो गया तो गेन हुआ, ये जिस साल आपको पता चलेगा, जिस साल कंपनी की नॉलेज में आएगा, उसी साल ये रिकॉग्नाइज होगा बतौर एक एक्सपेंस और एक इनकम के P&L अकाउंट के डेबिट या फिर क्रेडिट से में डिपेंड करेगा कि ये लॉस है या गेन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बड़े यहाँ पे ये लास्ट चाहिए, इसके बाद ये सेकंड लास्ट पीपीटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हीं पर बेस्ड आपका थ्योरी क्वेश्चन है आपके स्टडी मेट के अंदर। पहला पॉइंट, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड इज मेड ऑन एक्चुअल बेसिस एवरी ईयर। ये मैंने आपको इससे पहले वाले प्रेजेंटेशन में समझाया और कई बार मैंने रिपीट करा, बोला कई बार, और इसे एकदम बॉक्स में पैक करा। जो भी पेंशन फंड के लिए कंट्रीब्यूशन होगा ये एक्चुअल वैल्यूएशन के आधार पर होगा। सेकंड, जो भी कंट्रीब्यूशन होगा ग्रेच्युटी फंड में ये भी एक्चुअल बेसिस पर होगा हर साल। तो बच्चों ये जो 2 पॉइंट हैं, चाहे पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन हो चाहे ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूशन हो, ये एक्चुअल वैल्यूएशन से होगा, ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अकॉर्डिंग। लीव एनकैशमेंट,
इज अकाउंटेड फॉर ऑन एक्रूरल बेसिस। जो लीव एनकैशमेंट है, जैसे एक साल में 40 छुट्टियां हैं, तो अब ये 40 छुट्टियां जो एक साल में, ये तो मान के चल रहा है एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय ये छुट्टियां लेगा, पक्का लेगा, तो ये अमाउंट देना ही होगा, तो ये तो ड्यू बेसिस पर कंपनी का एक्सपेंस बनेगा। और अगर मान लीजिए कंपनी कहती है कि तुमने अगर करंट ईयर में 40 छुट्टियां नहीं लेते और इनको एक्यूमुलेट कराते हो, कंपनी ने एक एक्यूमुलेशन का प्रोसीजर रखा है, मान लो, हो सकता है कि नॉन एक्यूमुलेटेड भी हो, लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड है तो ये अगर 40 में से उसने 30 छुट्टियां ली और 10 नहीं ली, और अगर कंपनी की तरफ से ये ऑफर है कि तुम इन्हें एक्यूमुलेट कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो वो इन 10 छुट्टियों को आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो इसके बदले में सैलरी तो पक्का पे होनी है, तो ये एक्रूरल बेसिस पर ड्यू होता है। कंपनी को मालूम है कि जो लीव हमने खुद दी है, जो लीव है उनके बदले में जो एनकैशमेंट है, जो लीव सैलरी है, ये हमें पक्का पे करनी है, ये छुट्टियां ले या ना ले हमें सैलरी तो देनी है, राइट। तो उस केस में कंपनी इसको एक्रूरल ड्यू बेसिस पर अपना एक्सपेंस मानती है। वेयर रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम इज अमेंडेड इन अ मैनर, अगर मान लो कभी रिटायरमेंट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को रिवाइज किया जाता है, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट को, इस स्कीम को अगर अमेंड किया जाता है, जिसका परिणाम ये निकलता है विच रिजल्ट्स इन एडिशनल बेनिफिट बीइंग प्रोवाइडेड टू retired employees, the cost of the additional benefits should be taken as prior period item and extraordinary item as per AS5। ये कहते हैं कि अगर किसी भी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए किसी भी पोस्ट रिटायरमेंट स्कीम को रिवाइज किया जाता है, अगर कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम को अमेंड किया जाता है और इसके अमेंड करने से, इसके रिवाइज करने से अगर लायबिलिटी बढ़ जाती है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट लायबिलिटी बढ़ जाती है एम्प्लॉयर की, तो इसका जो भी अमाउंट इंक्रीज होगा, इस अमाउंट का इमीडिएटली प्रोविजन किया जाएगा पीएनएल में। और क्योंकि जब ये पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम का प्रोविजन बना था तब अमाउंट कुछ और था, और 4 साल बाद जब इसको रिवाइज किया गया तो 4 साल बाद रिवाइज करने से ये बढ़ गया, तो जितना भी बढ़ेगा उतना उसी साल पीएनएल में दिखाया जाएगा। और अगर कोई ये कहे कि भाई ये तो 4 साल पहले की कैलकुलेशन थी, 4 साल बाद पीएनएल में क्यों दिखा रहे हैं, तो भैया हम ये कहेंगे हम AS5 को फॉलो कर रहे हैं। AS5 मीन्स प्रायर पीरियड आइटम्स, यानी कि जो करंट ईयर है, अगर इससे पहले का भी कोई एक्सपेंस इनकम है जो पहले नॉलेज में नहीं आया, बाद में नॉलेज में आया, तो अब उसे ये क्या कर अवॉइड नहीं कर सकते कि ये तो पहले से बिलोंग करता है। अरे भाई पहले से बिलोंग करता है लेकिन पहले नॉलेज में नहीं आया ये एक्सपेंस, ये लाइबिलिटी अब आया है, तो इसको रिकॉग्नाइज करो और पीएनएल के डेबिट में दिखाओ इस एक्सपेंस को। और ठीक है, पीएनएल एक्रूरल बेस होता है, हम पीएनएल में सिर्फ वही एक्सपेंस दिखाते हैं जिनका ताल्लुक सीधा सीधा करंट ईयर से हो, और इसका रिलेशन तो 4 साल पहले से। तो क्या हुआ, हम पीएनएल में सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस दिखाते हैं, ये एक्रूरल बेस हुआ। हम पहले का कोई एक्सपेंस जो पहले नहीं दिखाया गया अब दिखा रहे हैं, ये प्रायर पीरियड आइटम्स हैं, इसके लिए हमें अलाउ करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी हम पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम को अगर रिवाइज करते हैं और किसी भी रिटायरमेंट स्कीम की रिवीजन से अगर इंक्रीज हो जाती है लाइबिलिटी का अमाउंट, हमें और एक्सपेंस का प्रोविजन करना पड़ता है, तो हम जिस साल रिवीजन करते हैं इस स्कीम को, उस साल अगर कुछ अमाउंट हमारे और हमें पे करना है बढ़ जाता है, तो उसको उसी साल पीएनएल में दिखा दो, भले ही वो साल से बिलोंग ना करता हो। तो क्या हुआ, AS5 फॉलो करो, प्रायर पीरियड आइटम्स, राइट। टर्मिनेशन बेनिफिट्स, लास्ट इज टर्मिनेशन बेनिफिट। ये 4 एम्प्लॉय बेनिफिट्स थे, मैंने आपको शुरू में बताया था, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और टर्मिनेशन बेनिफिट। टर्मिनेशन बेनिफिट्स इज द लास्ट। जब एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ता है, रिटायरमेंट लेता है, चाहे वो एम्प्लॉयर के कहने पर छोड़े चाहे वो खुद छोड़े, अगर रिटायरमेंट से पहले वो नौकरी छोड़ता है तो एम्प्लॉयर उसको एक लमसम अमाउंट पे करता है, इसे हम कहते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट। और जिस साल एम्प्लॉयर ये पे करेगा, एम्प्लॉयर उसी साल इस बेनिफिट को अपना खर्चा मानकर पीएनएल अकाउंट में डेबिट करके इसको बतौर एक एक्सपेंस के रिकॉग्नाइज करेगा। दैट्स इट। Termination benefits are employee benefits payable as a result of either an entity decision to terminate an employee's employment, या तो कंपनी खुद उसे जॉब से निकाले, या फिर अच्छा कब निकाले, बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट डेट, रिटायरमेंट से पहले कंपनी उसको कहे कि तुम जॉब छोड़ दो, या फिर एन एम्प्लॉइज डिसीजन, या फिर एम्प्लॉय का खुद का फैसला है कि वो एक्सेप्ट कर ले एक वॉलंटरी रिटायरमेंट इन एक्सचेंज फॉर दोज बेनिफिट्स। चाहे एम्प्लॉयर उसको निकाले चाहे एम्प्लॉय खुद छोड़े, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऐसा हुआ है तो उसको एक बेनिफिट दिया जाता है कि कैश एनकैशमेंट दिया जाता है
कैश बेनिफिट दिया जाता है, जैसे कंपनी टर्मिनेशन बेनिफिट देती है, कहती है ये एम्प्लॉय को मिलता है एक लमसम अमाउंट, और एम्प्लॉय यानी कि कंपनी इसको अपना एक रेवेन्यू एक्सपेंस मानकर इसको रिकॉग्नाइज करती है P&L अकाउंट के डेबिट में। टर्मिनेशन बेनिफिट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इमीडिएटली इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। राइट बच्चों, AS15 इज ओवर। हमें ऑलमोस्ट क्वार्टर टू 2 आवर्स लगे, हमें ऑलमोस्ट 1 आवर 43-45 मिनट्स लगे इस सेशन को पूरा करने में, और AS15 हमारा पूरी तरह से खत्म हुआ। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आए थे वो कराऊंगा, और जो 2 थ्योरी के क्वेश्चन AS15 के वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों।